हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम गुलामी दुनिया। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। आप सुन चुके हैं 10 चैप्टर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11। आई लाइक इट चेरी। अब तक हमने देखा आरव एक झटके में मालिका के अंदर समा जाता है और अपने होठ मलिका के होठों पर रख देता है। अब उस कमरे से सिर्फ मधोसी भरी सिसकियों की आवाजें आ रही थी और दोनों की गर्म तेज संसों की। न जाने रात के किस पहर ये सब कुछ शांत हुआ और दोनों ही एक दूसरे से लिपट कर सो गए। अब आगे सुबह का वक्त। सुबह के करीब 1 बजे मोहिनी की आंख उसके फोन के लगातार बजने से खुलती है। वो अंगड़ाई लेते हुए अपने हाथों को स्ट्रेच करने की कोशिश करती है पर कर नहीं पाती। उसे अपने हाथ और सीने पर कुछ भारी भारी सा महसूस होता है। वो अपनी आंखें खोल इधर उधर देखती है तो उसे अपने कंधे पर आरव का फेस दिखाई देता है, जिसे देख उसके चेहरे पर रात की बातें याद कर स्माइल आ जाता है और वो अपने मास्क को सही करती हुई बिना आरव को जगाए ध्यान से उसे खुद से दूर करते हुए उठ जाती है और फिर एक नजर आरव के चेहरे को देखती है और उसके आंखों पर आए बालों को हटाती है और कुछ देर वही बैठ उसे निहारने के बाद उसके होठों को हल्का सा अपने होठों से टच कर लेती है और कहती है, न जाने क्या है इन होठों में जो मुझे हर वक्त अपनी ओर खिंचती है। और फिर धीरे से उठकर आरव के माथे पर किस करती हुई कहती, तुम इतना वाइल्ड होगे कभी सोचा न था। चेरी दिखने में तो बहुत मासूम हो, पर क्या ये सिर्फ दिखावा है या फिर कुछ और। पर जो भी हो आई लाइक इट चेरी। इतना बोल वो बाथरूम में घुस जाती है। करीब 1 घंटे बाद आरव की नींद खुलती है। वो एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठता है, पर ये अनजान कमरा देख एक पल को तो चौंक हो जाता है। पर अगले ही पल उसे रात के सारी बातें याद आती हैं, जिसके बाद वो थोड़ा नॉर्मल होता है और अनजाने में ही वो रात को जो हुआ उसे याद कर स्माइल करने लगता है और अपने मन में ही कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कल रात मैंने बॉस के साथ वो सब किया। बॉस तो मुझे मना भी कर रही थी पर मैं नहीं रुका। ऐसे कैसे कर सकता हूं मैं। क्या हो गया था मुझे कल रात। कहीं इस वजह से वो मुझसे गुस्सा न हो जाए। पर फिर खुद के सवालों को जवाब खुद ही देते हुए कहता है, नहीं शायद वो गुस्सा नहीं होंगी, पर अगर हो गई होंगी तो। वो ये सब सोचते हुए कमरे में मलिका को इधर उधर ढूंढने लगता है, पर अगले ही पल उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है क्योंकि उसके ठीक बगल में राजीव खड़ा था जो कि उसे ही घुरे जा रहा था। ये सीन थोड़ा देखा देखा सा नहीं हो गया। कोल्ड स्वेट स्माइल। बेचारा आरव को लग रहा था कि कहीं ये सब कोई सपना तो नहीं। राजीव उसी तरह खड़ा था जैसे फर्स्ट टाइम होटल में खड़ा होकर आरव को घूर रहा था। आरव जल्दी से खुद को अच्छे से कवर करता है और बोलता है, क्या है सर, आप मुझे ऐसे क्यों घूरते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना बोल वो अपनी नजर इधर उधर घुमाने लगता है जैसे कि उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही हो। राजीव समझ जाता है और वो हल्का सा स्माइल करते हुए बोलता है, किसे ढूंढ रहे हो जनाब, जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें अपने घर और जॉब पर नहीं जाना क्या। आरव धीरे से कहता है, हाँ जाना है। पर राजीव कहता है, पर क्या बॉस जा चुकी है। वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहती है। चलो जल्दी करो, मैं बाहर तुम्हार वेट कर रहा हूँ। ये है तुम्हारे कपड़े। सोफे पर इशारा करे हुए कहता है, और नाश्ता भेजवाता हूँ कर लेना। तुम में अब ताकत तो नहीं बची होगी ना, ये तो देखकर ही पता चल रहा। आरव के पूरे बॉडी पर लिपस्टिक और बिते के निशान थे, जो चीख चीख कर कल रात की सारी घटना को बता रहा था। आरव को समझ नहीं आता है कि वो क्या जवाब दे। उसका पूरा फेस शर्म से लाल हो जाता है और वो बिना राजीव की ओर देखे खुद को चादर में लपेटे वैसे ही सर झुकाए बैठा रहता है और घबराहट में अपने निचले होठों को बाइट करने लगता है। पर तभी उसे एक तेज दर्द होता है अपने होठों में। तो उसे याद आता है कि कैसे कल रात मालिका उसे होठों को सक और बाइट कर रही थी, जिसे सिर्फ याद करने से ही उसके जिस्म में एक सुरसुरी सी हो जाती है। उसे गर्मी लगने लगती है। वही राजीव उसे ऐसा करते देख वहां से बाहर निकल जाता है और मन ही मन में बोलता है, आज अगर तुम बॉस के नहीं होते तो मैं तुम्हें खा जाता। पता नहीं मुझे ऐसा कोई कब मिलेगा। बॉस भी न मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते और मुझे इसके पास भेज देते हैं। कितना मुश्किल होता है खुद को कंट्रोल करना इस मासूम क्यूट और हैंडसम लड़के को देखकर। इतना बोल वो कमरे का गेट बंद कर खुद बाहर खड़ा हो जाता है। कुछ ही देर में आरव रेडी होकर कमरे से बाहर आता है। वो इस वक्त काफी हैंडसम लग रहा था।
वो उस टाइट फिटिंग अंडरस्कोर शर्ट और जीन्स में बिल्कुल कॉलेज बॉय लग रहा था। क्यूट हॉन्डजोम डेशिंग स्मार्ट सब एक साथ। राजीव कुछ बोलने को होता ही कि उसका मुंह तो खूल का खूल ही रह जाता है। आरव कहता है, सर आपके मुंह में मक्खी घुस जाएगी। जिसे सुन राजीव अपने होश में आता है और थोड़ा कड़क आवाज में पूछता है, क्या तुमने नाश्ता किया? आरव कहता है, हाँ मैंने जूस पी लिया है, अब प्लस चलो मुझे बहुत लेट हो रहा। डांट सुननी पड़ेगी, कहीं मेरी जॉब न चली जाए। वैसे भी नया मैनेजर काफी सख्त है। फिर वो राजीव से शिकायत करते हुए कहता है, क्या आप मुझे और पहले नहीं उठा सकते थे? मुझे घूरने के बजाय सब मैं अपने घर भी नहीं जा पाऊंगा। वो ये सब बोल ही रहा था कि राजीव उसके आंखों पर पट्टी बांध देता है। आरव एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, उफ, अब ये एक काम करो, मेरी ना आंखें ही फोड़ दो। पता नहीं अगर मैं यह सब देख लूंगा तो क्या कर दूंगा, जैसे कि मैं कोई चोर हूं। आरव की ऐसी बकवास सुन राजीव के कान पक रहे थे। वो गुस्से में बोलता है, चुप, एकदम चुप रहो अब तुम। अगर अब अपने मुंह से एक भी बकवास निकाला तो देख लेना, तुम्हें सड़क के बीचों बीच खड़ा कर दूंगा। राजीव की ऐसी बातें सुन आरव को पिछली बार का इंसिडेंट याद आता है, कैसे राजीव ने उसे हॉस्पिटल के बीचों बीच खड़ा कर बिना कुछ बताए चला गया था। वो जल्दी से कहता है, नहीं नहीं सर, ऐसा मत करना। मैं अपने घर में एकलौता पैसा कमाने वाला हूँ। मैं न अब कुछ नहीं बोलूंगा, पर आप भी प्लस मुझे एक अच्छे जगह पर उतारना और जाने से पहले बता देना। आई प्रोमिस, मैं आपके जाने के बाद पूरे 10 तक गिनूंगा, फिर अपनी पट्टी निकालूंगा। राजीव कहता है, अब शांत रहोगे? मुझे ड्राइव करने दो। इधर महिमा कॉरपोरेशन में मालिका अपने चेयर पर बैठ किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है और एक लड़का जो लगभग 30 साल का होगा सीधे अंदर आता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मालिका ये सब क्या हो रहा है? क्या यही जिम्मेदारी उठा रही हो कंपनी की? हमारे सारे पुराने क्लाइंट्स को तुम एक्सपायर दवाइयां दे रही हो। ऐसे तो कुछ ही महीनों में ये कंपनी बंद हो जाएगी। क्या यही चाहती हो? क्या दादाजी ने तुम पर भरोसा करके तुम्हें इस कंपनी का CEO बनाया ताकि तुम महिमा माँ के मेहनत से खड़ी की गई इस कंपनी को मिट्टी में मिला सको? उसे ऐसे बोलते देख मालिका को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने चेयर से उठकर खड़ी हो जाती है और गुस्से से उस लड़के को घूरते हुए कहती है, आलोक भाई, क्या आपके पास इतना भी मैनर नहीं है कि CEO के केबिन में आने से पहले उससे परमिशन ली जाती है? अभी के अभी बाहर निकलो मेरे केबिन से और मुझसे परमिशन लेकर आओ। आलोक कहता है, मालिका ज्यादा उछलो मत, ये कंपनी जितनी तुम्हारी है उतनी ही मेरी भी है। भले ही दादाजी ने तुम्हें 60% दे दिए हो, पर अभी भी 40% मेरे पास है। और अगर दादाजी आज ठीक होते तो वो पक्का पछता रहे होते अपने इस फैसले पर और मुझे इस कंपनी की कुर्सी दे देते। मालिका गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहती है, आई सेड गेट आउट। एक बार में तुम्हें ये बात समझ नहीं आती? और इतना बोल वो आलोक के बिल्कुल करीब जाकर खड़ी जाती है और उसके आंखों में आंखें डाल उसे घूरते हुए कहती है, बाहर जाओ और अंत तभी आना जब मैं आने बोलूं। आलोक मालिका के ऐसे देखने से अड़ जाता है और एक कदम पीछे हटते हुए कहता है, मालिका तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा। मालिका कहती है, मैंने जो कहा सुनाई नहीं दिया आपको? आलोक कहता है, दिया, अच्छे से दिया। और क्या डराने की कोशिश कर रही हो तुम मुझे? देख लेना, छोड़ूंगा नहीं। एक बार दादाजी को ठीक होने दो, बताऊंगा उन्हें कैसे तुम सब पर हुक्म चला रही हो, कंपनी को हड़पने की फिराक में हो। मलिका कहती है, और तो आलोक भाई को मुझसे डर लग रहा। ठीक ही है, वैसे डरना भी चाहिए। आखिरकार सामने महिमा ग्रुप की CEO जो है, मालिका महिमा रजवंश जो है। गेट लोस्ट। इतना बोल वो अपने चेयर पर आराम से बैठ जाती है और डेविल स्माइल करते हुए आलोक को देखती है। वही आलोक पागल सा हो जाता है। वो अपने पैर पटकते हुए वहां से बाहर चला जाता है। वही उसके जाते ही मालिका के फेस के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। बी काउंटिन्यू। अब क्या करेगी मलिका, कैसे पता लगाएगी अपने दुश्मन का? कैसे हॉर्डल करेगी आलोक को? क्या आलोक मालिका से अपने बेइज्जती का बदला ले पाएगा? जानिए हमारे साथ। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12। आरव हुआ मालिका के ख्यालों में गुम। अब तक हमने देखा कि आलोक बिना मालिका के परमिशन के उसके केबिन में घुस जाता है और मालिका को सुनान लगता है, जिससे कि मालिका को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बाहर जाने बोलती है। वही आलोक पागल सा हो जाता है। वो अपने पैर पटकते हुए वहां से बाहर चला जाता है। वही उसके जाते ही मालिका के फेस के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। अब आगे वो वापस से लैपटॉप में कुछ करने लगती है और खुद से ही कहती है, किसी पे भी भरोसा नहीं करना है मुझे। अभी तो दादू भी नहीं है मेरे साथ। मुझे खुद ही हर एक चीज को बारीकी से देखना होगा। इतना बोल वो लैपटॉप में कुछ बहुत ही ध्यान से देखने लगती है।
कि तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। वो अपना सर ऊपर कर एक नजर दरवाजे पर देखती है, तो उसे बाहर राजीव खड़ा नजर आता है। उसके केबिन में लगा शीशा कुछ ऐसा था जिससे अंदर से बाहर की हर चीज देखी जा सकती थी, पर वही बाहर से अंदर कुछ भी नहीं। मालिका राजीव को देख बोलती है, आ जाओ। जिसे सुन राजीव अंदर आ जाता है। वो मालिका को परेशान देख कहता है, बॉस आप बहुत परेशान दिख रही हैं। क्या कुछ हुआ है? मालिका गुस्से में कहती है, तुमने पता लगाया किसने दवाइयों को बदला है? राजीव निराश होते हुए कहता है, नहीं बॉस, मुझे सीसीटीवी अब तक कुछ भी नहीं पता चला है। मालिका कहती है, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें रिजाइन कर देना चाहिए? राजीव डरते हुए कहता है, बॉस मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्यों न हम इस बार माल भेजने वाले सारे गाड़ियों में सीसीटीवी लगा दे बिना किसी को बताए। फिर सच हमारे सामने होगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब कंपनी के बाहर ही हो रहा। मालिका कहती है, ठीक है, पर पहले जाओ और पिछले महीने की सारे रिकॉर्ड्स लेकर आओ कि किस किस ड्राइवर के साथ कहां कहां माल भेजा गया था। राजीव कहता है, पर इससे क्या फायदा होगा बॉस? मालिका कहती है, जितना कहा जाए उतना करो। जाओ अब यहां से। राजीव मालिका को गुस्सा करते देख वहां एक पल भी रुकना ठीक नहीं समझता और वहां से 9-2-11 हो जाता है। उसके जाने के बाद मालिका अपना सर कुर्सी पर पीछे टिकाए आंखें बंद कर लेती है। वो जैसे ही आंखें बंद करती है, उसके सामने आरव का मासूम चेहरा घूमने लगता है। उसके चेरी जैसे लिप्स, कल रात की यादें जैसे ही उसके दिमाग में आती हैं, उसे एक बेचैनी सी होने लगती है। मालिका को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये क्या हो रहा। अभी कल रात ही तो वो साथ थे, तो फिर अब ये बेचैनी दोबारा क्यों? वो झट से अपनी आंखें खोल लेती है और कहती है, ये तो मेरे दिमाग में घुसता चला जा रहा। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके केबिन का डोर फिर से नॉक होता है। इस बार जब मालिका देखती है, तो गुस्से से उसकी मुट्ठी कस जाती है और वो अपने दांत पीसते हुए कहती है, अब ये क्यों यहाँ आया है? फिर वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है, कॉम इन। जिसे सुन वो आदमी एक बड़ी सी स्माइल लेकर अंदर आता है और जान कहते हुए मालिका की ओर बढ़ जाता है। ये कोई और नहीं राहुल ही था। मालिका अपने चेयर से बिल्कुल भी नहीं उठती और बैठे हुए ही थोड़े कड़क आवाज में बोलती है, राहुल तुम यहाँ, कोई बात थी? राहुल जो एक बड़ी सी स्माइल के साथ वहां आया था, अब उसका चेहरा हल्का मुरझा सा गया था। वो उदास होते हुए बोलता है, क्या हो गया है मालिका? तुम बहुत बदल गई हो। लगता है अब तुम्हें मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा। तभी तो आते के साथ सवाल पूछने लगी, बैठने को भी नहीं बोला। इतना बोल वो अपना मुंह फूला लेता है और मासूम सा शकल बनाने की कोशिश करता है। वही मालिका उसे ऐसा करते देख अपने मन में ही बोलती है, उफ कितना भोला बनने की कोशिश करता है न ये। और मैं भी कितनी बेवकूफ थी ना, जब इसके इन्हीं बातों में आ जाया करती थी। पर अब नहीं मिस्टर राहुल रस्तोगी। तुरंत ही वो अपने सोच से बाहर आती है और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, तुम ऐसा मत बोलो राहुल, तुम ही तो हो जो मुझे समझते हो। देखो ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इसी में मेरा दिमाग खराब है। छोड़ो तुम बैठो ना, बोलो कैसे आना हुआ? राहुल कहता है, बस तुम्हारी याद आ रही थी। अब मेरी बीवी मुझे याद नहीं करती तो मैं खुद आ जाता हूँ, जब मुझसे रहा नहीं जाता। वैसे क्या प्रॉब्लम है जान? वो सोफे पर बैठते हुए पूछता है। मालिका उसे बताती है कि कैसे उसके दवाइयों को एक्सचेंज कर दिया जा रहा। इधर महाराजा होटल में आरव की हालत खराब थी। उसका आज काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो बार बार मालिका के ख्यालों में गुम हो जा रहा था। किसी का ऑर्डर किसी को तो किसी का किसी और को दे रहा था। वो इस बात को लेकर मैनेजर से डांट भी सुन चुका था। सुरेश उसे खींचते हुए एक कोने में ले जाता है और उसे गुस्से में बोलता है, क्या है भाई, क्या हो गया है तुझे? तू कहाँ खोया हुआ है? सुबह से एक भी काम सही से नहीं किया है तूने। जॉब से निकलना है क्या तुझे? एक नई जॉब मिल गई है इसलिए? या फिर कहीं तू नाइट शिफ्ट करने के बाद? तुझे अभी नींद तो नहीं आ रही ना? ऐसे भी तू बहुत सोता है। क्या यही बात है ना? और ये सब जो भी मिस्टेक्स तू कर रहा है कहीं नींद में तो नहीं कर रहा ना? आरव अपने मन में सोचता है, हे भगवान कितना ख्याली पुलाव बना लेता है न मेरा दोस्त। उफ। सुरेश उसे कुछ न बोलता हुआ देख उसके कंधे को पकड़ जोर जोर से हिलाने लगता है और बोलता है, अरे तू फिर से कहीं सो तो नहीं गया? आरव जल्दी से कहता है, अरे सुरेश भाई चूहा है आपके पैर के पास। आरव से चूहे की बात सुन सुरेश की सिटी पिटी गुलहो हो जाती है और वो बर्फ सा जमते हुए आरव को देखते हुए कहता है, कहाँ है भाई? प्लस बताओ ना किधर है? भागा दो उसे, तुझे तो पता है
मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। आरव थोड़ा अनजान बनते हुए कहता है। चूहा? कहाँ है चूहा? सुरेश डरते हुए कहता है, अभी तो तूने कहा कि मेरे पैर के पास है। आरव वहां से भागते हुए कहता है, शायद मैंने सपना देखा होगा। सुरेश गुस्से में चीते हुए कहता है, रुक जा आरव के बच्चे, बस एक बार तू हाथ आ जा। आरव जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगता है कि तभी वो एक लड़की जो फोन पर किसी से बात करते हुए सीढ़ियां चढ़ रही थी, उससे से टकरा जाता है। वो लड़की गिरने को होती ही है कि आरव फुर्ती दिखाते हुए जल्दी से उसे पकड़ लेता है। दोनों की नजरें एक पल को एक दूसरे से मिल जाती है। वो लड़की इस बार व्हाइट शॉर्ट फ्रॉक में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसके काले घुंघराले बाल जो कंधे तक लहरा रही थी, बड़ी बड़ी काली आंखें, गोरा रंग और होठों पर हल्की शेड की लिपस्टिक उस पर बहुत जच रही थी। वो लड़की भी आरव के उस मासूम से चेहरे में खो सी जाती है कि तभी आरव उसे खुद को घुरे जाने से थोड़ा असहज हो जाता है, पर उसे बचने के लिए उस लड़की को अपने ओर खींच लेता है, जिससे वो लड़की आरव के बिल्कुल करीब आ जाती है। वो आरव को ऊपर से नीचे तक देखती है, उसे वेटर की ड्रेस में देख गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उसे डांटते हुए कहती है, यू एडियट, दिखाई नहीं देता तुम्हें कि कोई लड़की सामने से आ रही है? आरव डरते हुए कहता है, सॉरी मैम, मुझे माफ कर दीजिए, गलती मेरी है, मैंने ध्यान नहीं दिया। पर वो लड़की रुकने वाली कहाँ थी। वो उसे फटकारते हुए बोलती है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे गरीब लोगों को, जो बड़े बड़े होटलों में वेटर का जॉब ले लेते हैं और अमीर घरानों की लड़कियों को ऐसे ही भोला भला स्कला बनाकर पटाने की कोशिश करते हैं। ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो कितने अच्छे हैं, ताकि वे रातों रात अमीर बन जाए और अपनी बीवी के पैसों पर राज करे। आरव को ये सब सुनन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है, मैम आप गलत समझ रही है, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आप फोन से बात करते हुए आ रही थी और मुझसे टकरा गई, पर उसके लिए भी मैं आपसे माफी मांग रहा हूं ना। वो लड़की कुछ और बोलने वाली होती ही है कि उसका फोन बने लगता है। वो आरव को गुस्से से घूरते हुए कहती है, आज तो बच गया, अगर मैं जल्दी में नहीं होती ना, तो तुम्हें ऐसा सबक सिखाती कि तुम्हें देखकर आगे कोई भी गरीब फटीचर अमीर लड़कियों की तरफ देखने की जुर्रत भी नहीं करता। अब हटो यहाँ से, नहाना पड़ेगा मुझे। इतना बोल वो आगे बढ़ जाती है। आरव बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है और बोलता है, कितने अजीब होते हैं न ये पैसे वाले लोग। एक तो मैंने हेल्प की, थैंक यू बोलने की जगह सुनकर चली गई। मुझे भी सॉरी नहीं बोलना चाहिए था। तभी वहां सुरेश आ जाता है और कहता है, अरे यार ये सब लोग ऐसे ही होते हैं, इनसे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा, इनसे मुंह मत लगाना, नहीं तो नौकरी से हाथ धो लोगे। खैर छोड़ो इन लोगों को, चलो बहुत से काम है। आरव हाँ में अपना सर हिलाता है और बोलता है, क्या वो भी ऐसी ही होगी? हाँ शायद, इसीलिए तो अपना फेस नहीं दिखाती। उसे ऐसे खुद से बात करते हुए देख सुरेश कहता है, अरे क्या बोल रहा है भाई, थोड़ा तेज बोल। आरव कहता है, कहाँ कुछ बोल रहे, कान बज रहे क्या? चलो अब जल्दी। इतना बोल वो तेज कदमों से आगे बढ़ जाता है। सुरेश नाम में सर हिलाता और कहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता है, पता नहीं क्या बुदबुदाता रहता है। कौन थी वो लड़की? क्या आरव फिर से उससे दोबारा टकराएगा? और कैसे सॉल्व करेगी मालिका इस गुठी को सॉल्व? आखिर कौन कर रहा उसके दवाइयों को एक्सचेंज? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13, आरव और मालिका इन बाथटब। अब तक हमने देखा कि आरव एक लड़की से सीढ़ियों पर टकरा जाता है, जिसके बाद वो लड़की आरव को बहुत सुनती है और उसे धमकी देकर चली जाती है कि तभी यहाँ उसका दोस्त सुरेश आ जाता है और कहता है, हमें इन लोगों से मुंह नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो हमारी जॉब भी जा सकती है। खैर छोड़ो इन लोगों को, चलो बहुत से काम है। आरव हाँ में अपना सर हिलाता है और बोलता है, क्या वो भी ऐसी ही होगी? हाँ शायद, इसीलिए तो अपना फेस नहीं दिखाती। उसे ऐसे खुद से बात करते हुए देख सुरेश कहता है, अरे क्या बोल रहा है भाई, थोड़ा तेज बोल। आरव कहता है, कहाँ कुछ बोल रहे, कान बज रहे क्या? चलो अब जल्दी। इतना बोल वो तेज कदमों से आगे बढ़ जाता है। सुरेश नाम में सर हिलाता और कहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता है, पता नहीं क्या बुदबुदाता रहता है। अब आगे इधर मालिका के केबिन में राहुल वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था कि तभी उसके केबिन का दरवाजा नोक होता है। मालिका देखती है तो दरवाजे पर राजीव खड़ा था। वो उसे अंदर आने कहती है और फिर राहुल की ओर देखकर कहती है, राहुल अब तुम्हें जाना चाहिए, मेरी एक क्लाइंट से मीटिंग है, तो मैं भी जा रही हूँ। तुम्हें भी तो अहुजा कंपनी में काम होगा ना, हम शाम को घर पर मिलते हैं। तभी वहां राजीव आ जाता है और बोलता है, जी बॉस, मिस्टर जडेजा आपका मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। मालिका हाँ में अपना सर हिलाती है
तभी राहुल सोफे से खड़ा होता है और मालिका के पास जाकर उसे हग कर लेता है। मालिका कुछ नहीं कहती। राहुल बोलता है, जान तुम पक्का आज शाम घर पर आओगी ना? मालिका कहती है, हाँ मैं आऊंगी, अब तुम जाओ। राहुल खुश होते हुए वहां से चला जाता है। मालिका भी राजेश के साथ मीटिंग के लिए निकल जाती है। शाम आ वक्त शाम के करीब 6 बजे आरव होटल से बाहर निकल रहा था। वो सोच ही रहा था कि कल से वो अपने घर नहीं जा पाया है, आज वो अपने घर जाएगा। कि तभी वो एक इंसान से टकरा जाता है। आरव उसे देख पहचान जाता है। वो आदमी वही था जो कल उससे टकराया था। काले कपड़े पहने और फेस पर मास्क लगाए। आरव कुछ बोलता उससे पहले ही वो आदमी कड़क आवाज में बोलता है, चलो बॉस बुला रही है। आरव कहता है, सर मैं कल से अपनी फैमिली से नहीं मिला हूँ, क्या मैं एक बार उनसे मिलकर आ जाऊं? वो आदमी बोलता है, जब तक बॉस से इसकी परमिशन नहीं मिल जाती मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आरव कहता है, हाँ तो मुझे अपने बॉस से बात करवा दो, मैं उनसे पूछ लूंगा। वो बॉडीगार्ड कहता है, नहीं मेरे पास उनका नंबर नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम चलो जाकर उनसे ही पूछ लेना। आरव एक बार और बोलता है, भाई प्लस समझो ना, तुम्हारी भी तो फैमिली होगी ना। उस गार्ड को आरव पर दया तो आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय दिए गए ऑर्डर को पूरा करने के। वो बोलता है, मैं तुम्हें अपने घर पर बात करने के लिए 2 मिनट देता हूँ, कर लो और फिर चलो, लेट मत करो नहीं तो बॉस गुस्सा करेंगे। आरव न चाहते हुए भी मायूस होते हुए कहता है, ठीक है। फिर वो अपने घर पर कॉल लगा देता है। कुछ देर बात करने के बाद फोन उस बॉडीगार्ड को दे देता है। वो गार्ड भी उसके आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी में बैठा देता है। इधर एक बड़े से विला के अंदर एक बूढ़ा आदमी हॉल में किसी राजा की तरह बैठा हुआ था कि तभी उसे एक कॉल आता है। वो आदमी कॉल पर नाम देख वहां से उठ जाता है और अपने कमरे में चला जाता है और अंदर जाकर गेट बंद कर कॉल पिक कर लेते हैं और बोलते हैं, हाँ काला बोलो क्या खबर है? उधर से आवाज आता है, मालिक अभी तक तो छोटे मालिक पर कुछ भी असर नहीं दिख रहा, पर हाँ एक नई बात हुई है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, क्या नई बात, साफ साफ बताओ। उधर से काला बोलता है, मालिक वो कल से साहब को रोज शाम एक बॉडीगार्ड उन्हें लेने आता है और उन्हें लेकर जाता है। बूढ़ा आदमी थोड़ा कड़क आवाज में बोलते हैं, काला तुम्हें अपनी जान प्यारी है या नहीं? जो बात है पूरी बताओ। काला बोलता है, जी जी मालिक। वो गार्ड उन्हें मालिका रजवंश के फार्म हाउस पर लेकर जाता है और फिर सुबह उन्हें वापस रेस्टोरेंट छोड़ देते हैं। हाँ और एक बात, वो उनके आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी गुस्से में बोलता है, क्या मालिका, पर वो ऐसा क्यों कर रही? कहीं उसे आरव के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम पता करने की कोशिश करो कि वो हमारे पोते के साथ क्या कर रही है और जितना जल्दी हो सके पता लगाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं होगा। काला डरते हुए कहता है, जी जी मालिक मैं पूरी कोशिश करूंगा। बूढ़ा आदमी बोलता है, कोशिश नहीं मुझे रिजल्ट चाहिए। इतना बोल वो कॉल कट कर देता है। काला अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, क्या करूं? ये मलिका रजवंश है, मैं इतनी आसानी से कैसे पता लगाऊं कि वो छोटे साहब के साथ क्या कर रही? एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं, क्या करूं मैं? प्रभु अब तू ही कुछ रास्ता दिखाओ। इधर मालिका के कमरे में आरव मालिका के सामने खड़ा था। उसके आंखों पर अभी भी काली पट्टी लगी हुई थी। वही मालिका सोफे पर बैठकर सिगरेट के कस लेते हुए आरव को ऊपर से नीचे तक घूर रही थी। आरव कुछ बोलने को होता है कि मालिका सोफे पर से उठकर खड़ी हो जाती है और आरव के मुंह के पास सिगरेट का धुआं चोते हुए कहती है, मेरे पीछे आओ। आरव कहता है, बॉस मैं ये पट्टी खोल दूं? मालिका कहती है, एज यू विश चेरी। आरव ये सुन खुश हो जाता है। वो जल्दी से मालिका को देखना चाहता था। आरव जल्दी से अपनी पट्टी खोलता है और मालिका को देखता है जो कि अपने कपड़े उतार बाथरूम की ओर बढ़ रही थी। वो इस वक्त सिर्फ एक व्हाइट शर्ट में थी। वो उसके बटन खोलते हुए बाथरूम में जा रही थी, जिससे उसकी लंबी गोरी टांगे साफ दिख रही थी। आरव तो बस उसे पीछे से देखे जा रहा था कि तभी उसके कानों में मालिका की आवाज सुनाई देती है, अब क्या वही भूत बनकर खड़े रहना है चेरी? आरव कहता है, नहीं बॉस, और वो भी मालिका के पीछे पीछे चल देता है। जब वो बाथरूम में जाता है तो देखता है मालिका बाथटब में लेटी हुई थी और इन पे आंखें बंद कर हाथों से अपने सर को दबा रही थी। आरव उसे देख समझ जाता है कि शायद मालिका परेशान है। वो भी अपने कपड़े उतार बाथटब में लेटी मालिका के पीछे सर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसके सर को दबाने लगता है। मालिका झट से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे आगे करते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? आरव डरते हुए कहता है, वो बॉस मुझे लगा आपका सर दुख रहा है।
तो इसलिए मैं दबा रहा था। मालिका गुस्से में कहती है, तुमसे किसी ने कहा नहीं न तो फिर तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। तुम बस अपना काम करो, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आरव मायूस हो जाता है और फिर धीरे से कहता है, जी बॉस, और वो धीरे से बाथटब में चला जाता है। मालिका उसे अपने ओर खींच लेती है और रिफली उसके होठों को किस करने लगती है। किस कम वो उसके होठों को बाइट ज्यादा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना पूरा दर्द, तकलीफ और फ्रस्ट्रेशन उसके होठों पर निकाल रही हो। आरव को मालिका की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कल जो हुआ उसके बाद आरव के दिल में मालिका के लिए फीलिंग्स ने जन्म ले लिया था। वो किस में मालिका का बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। वो सुबह राजेश की कहे बातों को याद कर रहा था कि अमीर लड़कियां कभी किसी गरीब लड़कों से प्यार तो दूर कभी उनसे अच्छे से बात भी नहीं करती। वो बस अपना मतलब निकालती है, सिर्फ उनका यूज करती है। जैसे उस होटल का मैनेजर जो अपने पैसों के दम पर गरीब लड़कों को अपने फिजिकल जरूरत के लिए यूज करती है और काम होने के बाद उनसे ऐसे दूर करती है जैसे कि वो कोई गंदी नाली के कीड़े हो। और फिर भी उल्टा हमें ही बोलती है कि हम उन्हें फंसाते हैं, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए, कभी भी इनसे प्यार नहीं करना चाहिए। इधर जब मालिका को एहसास होता है कि आरव उसे किस बैक नहीं कर रहा तो वो गुस्से से आरव के होठों पर एक तेज बाइट कर छोड़ देती है और उसे गुस्से से देखने लेती है। वही आरव के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल जाता है और वो अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है और मालिका के तरफ देखने लेता है। मलिका भी उसे गुस्से से घूर रही थी, जिसे देख आरव अपनी नजरें नीचे कर लेता है। मलिका आरव के आंखों में आंसू देख लेती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर वो नहीं चाहती थी कि आरव को उससे या फिर उसे आरव से कोई लगाव हो। इसलिए वो थोड़ा कड़ा आवाज में बोलती है, क्या कर रहे हो तुम? इधर देखो। इता बोल उसके चीन को पकड़ ऊपर उठाती है और बोलती है, क्या तुम्हें यहाँ बैठकर रोने के लिए लाया गया है? बचे हो क्या जो रो रहे हो? सारा मूड खराब कर दिए। इता बोल वो बाथटब से निकलने के लिए खड़ी होने लगती है कि तभी आरव उसका हाथ पकड़कर वापस बैठा देता है। मालिका गुस्से में उसे मारने को होती है कि तभी आरव उसके गले लग जाता है और उसे टाइटली पकड़ लेता है, जिससे मालिका भी एक पल को हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आरव का यूं गले लगना उसे अंदर से बेचैन कर रहा था। उसे आरव के लिए बुरा लग रहा था। उससे उसके आंसू और ये मायूसी नहीं देखी जा रही थी। वो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही कठोर थी, पर उसके अंदर भी एक दिल था जो शायद बुरी तरह से टूटा हुआ था। शायद इसीलिए वो दोबारा किसी से दिल नहीं लगाना चाहती थी। वो भी आरव को कसकर पकड़ लेती है। कुछ देर तक यूं ही दोनों एक दूसरे को गले लगाए बैठे रहे। बी काउंटिन्यू। क्या होगा आगे? क्या मालिका आरव के एहसास को समझेगी या फिर उसे खुद से दूर कर देगी? और कौन थे वे लोग और किसके बारे में बात कर रहे थे? जानिए हमारे साथ। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। अब तक हमने देखा कि मालिका आरव को गुस्से में मारने को होती है कि तभी आरव मालिका को कसकर गले लगा लेता है। मालिका भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो भी आरव को कसकर पकड़ लेती है। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद, अब आगे कुछ देर गले लगे रहने के बाद आरव हल्का सा मालिका से दूर होता है और उसके होठों पर अपना हॉट रख किस करने लगता है। ये किस काफी वाइल्ड थी, पर इस किस में उतना ही ज्यादा इमोशंस भी थे। इसमें आरव की फीलिंग छुपी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि आरव को मालिका के होठों को हमेशा हमेशा ककेलिया अपना बना लेना चाहता हो। मालिका भी उसका साथ देने लगती है। इस वक्त मालिका के हाथ आरव के बालों में चल रहे थे और आरव के हाथ मालिका के बैक और कमर पर कस रहे थे। दोनों इस किस में इस तरह डूब चुके थे कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि कितने देर से वो एक दूसरे के होठों को सक और बाइट कर रहे। दोनों ही एक दूसरे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। आरव और मालिका दोनों के ही अब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। आरव धीरे से अपनी आंखें खोलता है और फिर मालिका के होठों को छोड़कर उसके गर्दन में अपना मुंह छुपाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। वही मालिका का भी ऐसा ही कुछ हाल था। वो भी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। मालिका अपने सांसों को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, बल्कि उसकी धड़कनें अब और तेज हो गई थी, क्योंकि आरव इस वक्त मालिका के नेक को बड़े ही सेडक्टिव तरीके से लिक कर रहा था और अपने हाथों से मालिका के पूरे बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था। उसे अब आरव को खुद के अंदर समा लेने की चाहत हो रही थी। मालिका आरव के चेहरे को उसके बालों से पकड़ अपने गर्दन से निकलकर अपने सामने करती है और कहती है, डू इट चेरी। मेरी बेचैनी शांत करो। आरव हाँ में अपना सर हिलाता है और मालिका के पूरे बॉडी को किस और बिते करने लगता है। वही मालिका की बेचैनी शांत होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी।
आरव मालिका को बिल्कुल बेकाबू कर रहा था। आरव धीरे धीरे मालिका के नीचे की ओर बढ़ रहा था और एक पॉइंट पे जाकर वो रुक जाता है और मालिका के तरफ देखता है। मालिका से अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और वो आरव को धक्का देकर खुद उसके ऊपर आ जाती है और उसके सीने पर किस और बाइट करते हुए कहती है, क्या तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही? आरव तो इस वक्त बिल्कुल भी बोलने लायक नहीं था। उसकी हालत खराब हो रही थी। उसके धड़कने और उसकी सांसें इस वक्त बेकाबू थी। फिर भी वो हकलाते हुए बोलता है, नहीं बॉस। मालिका कहती है, हो पता चल रहा है। अच्छा, क्या तुमने कभी एडल्ट फिल्में देखी है? आरव मासूम सी शकल बनाकर कहता है, अब वो क्या होता है? मालिका कहती है, तुम्हें नहीं पता। आरव जैसे ही ना बोलने को होता है कि उसके मुंह से एक मदहोशी भरी आह निकल जाती है, क्योंकि मालिका उसे अपने अंध समा लेती है और साथ ही उसके नेक को बाइट करने लगती है। और अब उस बाथरूम में सिर्फ मालिका और आरव की सिसकियां गूंज रही थी। इधर रजवंश विला में राहुल हॉल में ही सोफे पर बैठा हुआ था कि तभी उसके पीछे से दो हाथ उसके सीने तक आ जाते हैं और बड़े से सडिक्टिव तरीके से उसके सीने पर चलने लगते हैं। राहुल जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, आलिया क्या कर रही हो तुम? मैंने आज मना किया है ना। आज मालिका आने वाली है, इसलिए आज तुम दूर रहो। वही आलिया राहुल की बात सुन हंसने लगती है और आगे आकर राहुल के गोद में जाकर बैठ जाती है। राहुल उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहता है, जान हटो, जाओ अपने कमरे में। अगर मालिका आ गई और उसने देख लिया तो ये ठीक नहीं है। वही अल्लाह के ऊपर राहुल के बातों का कोई असर नहीं होता है। वो हंसते हुए राहुल के होठों को सडिक्टिव तरीके से टच करते हुए कहती है, जान, वो अब नहीं आएगी। तुमने टाइम देखा है, 12 बज गए हैं। आना होता तो अब तक आ चुकी होती। भरोसा नहीं तो उसे कॉल करके पूछ लो। इतना बोल वो राहुल के पॉकेट से फोन निकाल उसे देती है और कॉल लगाने बोलती है। राहुल कहता है, मैंने बहुत बार कॉल ट्राई किया पर फोन नहीं लग रहा। आलिया ये सुनन जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, फिर भी तुम उसका इंतजार कर रहे हो? कहीं तुम्हें सच में तो उससे प्यार नहीं हो गया है? जान, ये बात वो अपने दांत पीसते हुए कहती है। राहुल कुछ सोचते हुए कहता है, नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आलिया उसके गर्दन में अपना हाथ डालते हुए उसके करीब जाती है और कहती है, गुड जान, अब चलो, मुझे नींद नहीं आ रही तुम्हारे बिना। मुझे तो लगता है कहीं मालिका दी को भी कोई और पसंद तो नहीं आ गया, जिसके बिना उन्हें भी नींद नहीं आती। उसके इतना बोलते ही राहुल उसके नेक को कसकर पकड़ लेता है और कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बोल ही रहा था कि तभी आलिया उसके होठों पर अपने होठ रख उसे विल्डली किस करने लेती है। थोड़ी देर में राहुल भी उसका साथ देने लगता है और आलिया को अपने गोद में उठाकर कमरे की तरफ बढ़ जाता है बिना किस ब्रेक किए। इधर फार्म हाउस में करीब 1 घंटे बाद मालिका बाथरूम से बाहर आती है। उसके होठों पर एक स्माइल थी। इस वक्त वो सिर्फ एक बाथरोब में थी। वो सीधे जाकर बेड पर लेट जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काफी थक चुकी है। कुछ से सेकंड में आरव भी बाथरूम से बाहर आता है। वो भी इस वक्त सिर्फ एक टोवेल में था। वो सीधे जाकर मालिका के ऊपर चढ़ और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। मालिका अपने आंखें को खोल उसे घूने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस वक्त आरव को खुद से दूर रहने बोल रही हो, पर वही आरव तो अपनी आंखें बंद कर मालिका के होठों को सक करने में बिजी हो चुका था। साथ ही उसके हाथ मालिका के बाथरोब को खोल उसके बॉडी से अलग कर रहे थे। मालिका भी ज्यादा देर उसे रेसिस्ट नहीं कर पाई और उसके भी हाथ आरव के बालों में चलने लगते हैं। करीब 15 मिनट बाद आरव मालिका के होठों को छोड़ उसके नेक पर आ जाता है। मालिका उसके बालों को पकड़ खुद से दूर करते हुए कहती है, चेरी सो जाओ, मेरी कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आरव अपना मासूम सा फेस बनाते हुए कहता है, बॉस, बस एक बार और, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। प्लस प्लस मालिका उसके मासूम से चेहरे और उसके आंखों में अपने लिए डिजायर देख मना नहीं कर पाती है और धीरे से उसके बाल को छोड़ देती है, जिससे आरव खुश हो जाता है और फिर अगले ही पल वो मालिका के ऊपर टूट पड़ता है। मालिका भी मौन करने लगती है। आरव बड़े ही सडिक्टिव तरीके से उसे अपना बना रहा था। करीब आधा घंटा बाद वो अपने तोवेल को उतार फर्श पर फेंक देता है और मालिका के अंदर समा जाता है। मालिका के मुंह से एक आह निकल जाती है। आरव अपने स्पीड को तेज करते हुए उसके नेक को अपने मुंह में लेकर सक करने लगता है। करीब 2 घंटे बाद आरव मालिका के ऊपर से हटता है और उसके बगल में आकर लेट जाता है। मालिका भी काफी थक चुकी थी। वो भी आरव के सीने पर अपना सर रख लेट जाती है। आरव कहता है, बॉस, मुझे भी सुबह जल्दी उठा देना।
मालिका कहती है, क्यों? आरव कहता है, बॉस, कल से मैं अपने घर नहीं जा पाया हूँ, इसलिए। मालिका कहती है, ठीक है। पर तभी आरव को कुछ याद आता है और वो मालिका से पूछता है, बॉस, वो अभी आप बाथरूम में कौन से फिल्म के बारे में बोल रही थी और क्यों? मालिका कहती है, कल दिखा दूंगी, उसे देखने के बाद तुम अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। अब सो जाओ। एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो ठीक नहीं होगा। आरव हाँ में अपना सर हिलाता है और मालिका के नेक में अपना सर घुसा कर सो जाता है। सुबह का वक्त, सुबह के करीब 6 बजे। मालिका की आंख खुलती है तो देखती है आरव उससे किसी बच्चे की तरह लिपट कर सोया हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मालिका को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता हो। मालिका धीरे से उसे खुद से अलग करती है और फिर उसके होठों को हल्का सा लिख कर बेड से उठ जाती है और बाथरूम में घुस जाती है। बी कंटिन्यू। अब क्या होगा आगे? क्या राहुल को मलिका के बारे में पता चल पाएगा? और कब तक मालिका राहुल को खुद से दूर रख पाएगी? जानिए हमारे साथ। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15। आरव की क्रश। अब तक हमने देखा, सुबह के करीब 6 बजे मालिका की आंख खुलती है तो देखती है आरव उससे किसी बच्चे की तरह लिपट कर सोया हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मालिका को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता हो। मालिका धीरे से उसे खुद से अलग करती है और फिर उसके होठों को हल्का सा लिख कर बेड से उठ जाती है और बाथरूम में घुस जाती है। अब आगे कुछ ही देर में मालिका रेडी हो जाती है और आरव को उठाती है। चेरी वेकअप। पर आरव न जाने क्या कुछ बुदा बुदा रहा था, जैसे कि वो कोई सपना देख रहा हो। उसके माथे पर अरक की लकीरें खींची हुई थी और पूरा बॉडी पसीने से लथपथ था। एक पल को तो मालिका को भी अड़ लगने लगता है आरव की ऐडी हालत देखकर कि ये क्या हो गया है आरव को। पर अगले ही पल वो पूरी हिम्मत कर आरव के पास जाती है और वो क्या बोल रहा उसे सुनने की कोशिश करती है। उसे कुछ ज्यादा तो नहीं, बस इतना ही सुनाई दे रहा था। मॉम, मॉम, मेरी मॉम को छोड़ दो। कहाँ लेकर जा रहे हो इन्हें? मॉम, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना मॉम। आरव बस यही बार बार बोले जा रहा था। मालिका उसके माथे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, चेरी सब ठीक है, देखो कुछ भी नहीं हुआ है। इतना बोल वो उसके माथे को चूम लेती है कि तभी आरव उसके कमर को पकड़ उससे लिपट जाता है और बोलता है, मॉम ये क्या हो रहा? वो मालिका के कमर को इतना कसकर पकड़ रखा था कि मालिका को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। वो आरव के कंधे को कसकर पकड़ते हुए उसे हिलाती है और कहती है, आरव क्या कर रहे हो, उठो। आरव धीरे से अपनी आंखें खोलता है और अपनी आंखें ऊपर कर देखता है तो उसकी नजर सीधे जाकर मालिका के नीली नजरों से मिल जाती है जो उसे ही घूर रही थी। आरव जल्दी से अपना सर नीचे कर लेता है और मालिका के कमर पर किस करते हुए कहता है, बॉस गुड मॉर्निंग। जिससे मालिका के बॉडी में एक करंट सा लगता है पर वो खुद को कंट्रोल करते हुए अपने रुड आवाज में बोलती है, आरव ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, ऑफिस जाना है, मेरे कपड़े खराब मत करो। मालिका की इतनी कठोर आवाज सुन आरव जल्दी से मालिका से दूर हो जाता है और उसके गले लग जाता है। मालिका को अब बहुत गुस्सा आता है। वो जितना उसे खुद से दूर कर रही थी वो उतना ही उससे चिपक रहा था। मालिका उसे धक्का देते हुए कहती है, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, हटो। आरव हल्का सा दूर होता है पर अगले ही पल वो उसके होठों पर अपना होठ रख उसे कुछ सेकंड सक वहां से बाथरूम में भाग जाता है। मालिका जब तक कुछ रिएक्ट करती तब तक वो वहां से भाग चुका था। मालिका के फेस पर ना चाहते हुए भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो वहां से निकल जाती है। नीचे हॉल में राजीव खड़ा था। वो मलिका के आने का ही इंतजार कर रहा था। मलिका को देख वो अपना सर झुकाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग बॉस। मलिका हाँ में सर हिलती है और कहती है, राजीव उस लड़के को छोड़कर ऑफिस आना और ध्यान से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में। राजीव कहता है, जी बॉस आप चिंता मत करिए, इस जगह के बारे में किसी को भी कभी पता नहीं चलेगा, आप नाश्ता कर लीजिए। मालिका कहती है, ऑफिस में ही लेकर आ जाना। इतना बोल वो वहां से निकल जाती है। ये फार्म हाउस जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। यहाँ ज्यादा कोई नहीं रहता था शिवाय मलिक के कुछ वफादार गार्ड्स, नौकर और राजीव के अलावा इस जगह के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं, यहाँ तक कि मल्लिका के घर वालों को भी नहीं। वह अक्सर अपने घर पर मीटिंग के बहाने यहाँ आकर रहा करती है और सबको लगता है कि वह मुंबई से बाहर गई है। इधर रजवंश विला में हॉल में सोफे पर ममता जी बैठी हुई थी। मालिका और आलिया की माँ बैठकर फोन में कुछ देख रही थी कि तभी उनका फोन बजने लगता है। फोन पर फ्लश होता हुआ नंबर को देख वो एक पल को घबरा सी जाती है।
जिससे फोन उनके हाथ से छूटकर गिर जाता है। पर वो जल्दी से फोन उठाती है और इधर उधर देख तेज कदमों से चलकर अपने कमरे में चली जाती है और गेट बंद कर कॉल पिक करती है। उधर से एक औरत की कड़क आवाज आती है, क्या कर रही हो तुम? अब तक कुछ नहीं कर पाई, बस सिर्फ फेंकती हो कि वो मालिका तो मेरे वश में है, मेरी सारी बात मानती है। तो क्या हुआ उसका? पिछले 6 साल से तुम बस यही कह रही हो, पर रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। लगता है मैंने गलती कर दी। तुम्हारी बात सुनकर तुमसे कुछ नहीं होगा, तो अब तुम्हें जाना होगा, क्योंकि हमारा असूल है कि हम कभी अपने साथ कोई भी फालतू की चीजें या फालतू इंसान नहीं रखते। इतना सुनते ही ममता की सिटी पिटी गुल हो जाती है। वो डरते हुए कहती है, नहीं नहीं ऐसा मत करना, एक लास्ट मौका दे दीजिए हमें, हम पूरी कोशिश करते हैं। पर हर बार कभी उसका वो नामर्द सेक्रेटरी तो कभी उसकी सो कॉलर इंस्पेक्टर रावी बचा लेती है। पर इस बार कोई गलती नहीं होगी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने सुना है उस इंस्पेक्टर की बदली हो चुकी है। उधर से आवाज आती है, मैंने ही करवाया है, ये लास्ट मौका है तेरे पास। ममता कहती है, जी जी इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, आप बस भरोसा कीजिए। उधर से आवाज आता है, 1 मंथ का टाइम देती हूँ, अगले 1 मंथ में अगर मुझे कोई गुड न्यूज नहीं मिली तो फिर तुम अपना अंजाम सोच लेना। ममता कुछ बोलने को होती ही है कि उसे कॉल कट होने की आवाज सुनाई देती है। वो गुस्से में फोन बेड पर पटक बैठ जाती है और कहती है, मालिका मालिका, अब ये लास्ट होगा और इस बार तुम्हें मैं कोई भी मौका नहीं दूंगी बचने का। इधर मुंबई के उसी तंग गली में आरव को राजीव गाड़ी से उतार वहां से चला जाता है। वही आरव वहां खड़ा होकर 10 तक गिनता है और अपनी आंखें खोलता है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी होती है। वो लड़की काफी सिंपल सी येलो कलर की सूट पहने, पोनी टेल किए, आंखों में हल्का काजल लगाए, आश्चर्य से आरव को देख रही थी। आरव अचानक से उसे देख थोड़ा सकपका जाता है और गिरने को होता है कि तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आरव क्या हुआ? तुम हमेशा मुझे देखकर गिरने क्यों लगते हो? क्या मैं इतनी डरावनी लगती हूँ? आरव कहता है, कुछ नहीं, वो तुम अचानक से आ गए ना, तो बस, तुम तो बहुत अच्छी लगती हो। वो लड़की कहती है, अच्छा क्या सच में? आरव हाँ में अपना कर ही लगता है। तो वो लड़की स्माइल करते हुए कहती है, वो तो ठीक है, पर ये सब क्या था? और तुम आंखों में पट्टी बांधकर ऐसे क्यों खड़े थे? आरव कहता है, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बस दोस्तों के साथ शर्त लगाया था। छोड़ो न इस बात को, तुम कहीं जा रही हो? लड़की कहती है, हाँ मैं बस तुम्हारे घर ही जा रही थी, तुम्हें देखने, कि तुम यहाँ नजर आ गए। आरव थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है, हाँ चलो, मैं बस माँ से मिलकर तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा, आज फिर बस छूट गई। वो लड़की मासूम सी शकल बनाकर कहती है, हाँ। दोनों बात करते करते घर तक पहुंच जाते हैं। आरव की माँ वही हॉल में सोफे पर बैठ चावल चुन रही थी। जब आरव को देखती है तो खुशी से उसके पास आती है और कहती है, तू आ गया, अब टाइम मिला है तुझे अपनी माँ से मिलने का। कि तभी वो बोलते बोलते चुप हो जाती है, क्योंकि उनकी नजर आरव के हाथ पर जाती है जिसे उस लड़की ने पकड़ रखा था। आरव की माँ कहती है, रिया बेटा, क्या आज फिर तेरी बस छूट गई? रिया हाँ में अपना सर हिलाती है। तो सुनीता जी मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं आरव, छोड़ देगा तुझे स्कूटी से। जी उस लड़की का नाम रिया है और ये आरव की पड़ोसी और उसकी क्रश भी है। रिया और आरव को जब ये एहसास होता है कि उनके हाथ अभी भी एक दूसरे के हाथ में है, तो आरव जल्दी से अपने हाथ छुड़ा लेता है। रिया आरव को ऐसा करते देख हंसने लगती है और आरव के माँ के पास जाकर उनको पीछे से हग करते हुए कहती है, आंटी आज भी आपका बेटा मुझे देखकर गिरने वाला था। इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगती है और आरव के पास आकर उसके दोनों गालों को पकड़ खींच लेती है, जिससे आरव के मुंह से एक आह निकल जाती है। आरव की माँ सुनीता जी कहती है, रिया तू मेरे बेटे को छेड़ मत, कितना भोला भाला है। रिया कहती, हाँ वो तो है ही, साथ में इतना क्यूट है कि मैं खुद को इसके गालों को खींचने से रोक नहीं पाती। सुनीता जी कहती है, अच्छा चलो खाना खा लो, मैं खाना लगाती हूँ, तू हाथ मुंह धोकर आ। आरव हाँ में अपना सर हिलाता है और वहां से अपने कमरे की ओर चला जाता है। वही रिया सोफे पर बैठते हुए कहती है, आंटी मैं खाकर आई हूँ। सुनीता जी कहती है, ठीक है तुम बैठो, मैं आती हूँ। इतना बोल वो किचन में चली जाती है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16, आरव का सुरेश के करीब जाना। अब तक हमने देखा कि आरव अपने घर आता है तो घर के पास ही उसे रिया मिल जाती है। रिया की बस छूट जाती है
दोनों घर आते हैं। सुनीता जी कहती है, अच्छा चलो खाना खा लो, मैं खाना लगाती हूँ, तू हाथ मुंह धोकर आ। आरव हाँ में अपना सर हिलाता है और वहां से अपने कमरे की ओर चला जाता है। वही रिया सोफे पर बैठते हुए कहती है, आंटी मैं खाकर आई हूँ। सुनीता जी कहती है, ठीक है, तुम बैठो, मैं आती हूँ। इता बोल वो किचन में चली जाती है। अब आगे कुछ ही देर में आरव फ्रेश होकर आ जाता है और हॉल में लगे छोटे से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। सुनीता जी उसे खाना परोसती है और चिंता करते हुए कहती है, आरव बेटा तुम्हें नाइट ड्यूटी करने की क्या जरूरत है। मैं जानती हूँ तू हमारे लिए बहुत पैसे कमाना चाहता है, पर ये सबसे ऊपर तुम्हारी तबीयत है। तुम हो हमारे लिए, तुम्हारे अलावा कौन है हमारा। देखो 2 ही दिन में कैसे हो गए हो। हम एक टाइम का खाना कम खाएंगे, पर तुम वो जॉब छोड़ दो। तुम दिन और रात दोनों ही वक्त काम करोगे तो आराम कब करोगे। उनकी ये बातें वहां बैठी रिया भी सुन रही थी। रिया भी सोफे पर से उठकर आरव के बगल में जाकर बैठ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, हाँ आरव, आंटी ठीक बोल रही है, खुद को इतना परेशान मत करो। आरव अक्सर चाहता था कि रिया उसके करीब आए, और जब भी रिया उसके करीब आती थी उसे एक अजीब सा एहसास होता था। पर अब पहले जैसा उसे रिया के टच से वो एहसास और खुशी नहीं हो रही थी। वो बिना रिया को देखे अपनी माँ के हाथों को पकड़ बड़े ही प्यार से बोलता है, माँ आप चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ और मैं अच्छे से सो भी लेता हूँ, क्योंकि वहां पर न 2 लोग हैं। तो आधी रात तक मैं जागता हूँ तो आधी रात वो, और ये बस कुछ ही महीनों की बात है। फिर जब उनका काम हो जाएगा तो वो हमें बहुत पैसे देंगे। रिया कहती है, पर आरव ऐसा क्या है जिसकी तुम रखवाली करते हो और वो तुम्हें इतने पैसे देंगे। कहीं कोई गलत काम तो नहीं। आरव अब रिया की तरफ देखता है तो वही रिया भी आरव के आंखों में देख रही थी। आरव थोड़ा असहज हो जाता है और अपनी नजरें फेरते हुए कहता है, नहीं कोई गलत काम नहीं है। इता बोल वो वहां से उठ जाता है और अपनी माँ के गले लग कहता है, माँ अपना ख्याल रखना और अपने बेटे पर भरोसा, और ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, चलता हूँ। इता बोल वो एक नजर रिया की तरफ देखता है और बोलता है, चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। रिया हाँ में अपना सर हिलाती है और आरव की माँ को बाय बोल आरव के पीछे पीछे चल देती है। कुछ ही देर आरव की स्कूटी हवा से बात करने लगी थी। रिया उसके पीछे बैठी हुई थी। रिया कहती है, आरव पिछले कई दिनों से मैं तुमसे बात करना चाह रही थी, पर तुम मिले ही नहीं। आरव कहता है, अच्छा वो क्यों। रिया कहती है, मेरे कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए एग्जाम्स होने वाले हैं, अगर तुम चाहो तो भर सकते हो। तुम्हें आगे पढ़ना था ना। आरव हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ मैं सोचूंगा इस बारे में। रिया कहती है, सोचना क्या है, आज मैं तुम्हारे लिए फॉर्म लेकर आऊंगी, ठीक है ना। आरव हाँ में अपना सर हिलाता है और स्कूटी रोक देता है। अचानक स्कूटी रुकने से रिया संभल नहीं पाती, या फिर वो संभलना नहीं चाहती थी, ये थी वही जाने। और वो पूरा आरव के ऊपर झुक जाती है, जिससे रिया आरव के पीठ से चिपक जाती है और उसके होठ आरव के नेक पर टच हो जाते हैं। आरव एक पल को तो शौक में चला जाता है, उसके अंदर एक करंट सा लगता है, पर अगले ही पल उसके मन में मालिका का ख्याल आ जाता है और वो झट से रिया को खुद से दूर करते हुए कहता है, रिया क्या कर रही हो, आराम से। रिया कहती है, हाँ बाबा। अचानक स्कूटी रुकी तो, चलो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। इता बोल वो आरव के गालों पर अपना हाथ रख देती है। वही आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये शायद पहली बार था जब रिया आरव के करीब बार बार आ रही थी और उसे इस तरह से टच कर रही थी। वही रिया आरव के ऐसे रिएक्शन को देख स्माइल करती है और फिर वहां से चल देती है। आरव कुछ देर वही रिया को जाते हुए देखता है, पर वो इस बात से बिल्कुल भी अनजान था कि 2 नीली आंखें कब से उसे घूर रही है। ये कोई और नहीं मालिका है, जो किसी मीटिंग के लिए वहां से गुजर रही होती है कि तभी उसकी नजर आरव पर जाती है। जब रिया आरव के पीठ से चिपकी हुई थी, वही आगे ड्राइवर के बगल में बैठे राजीव को आरव के लिए अड़ लग रहा था, क्योंकि इतना तो वो जानता था कि मालिका का गुस्सा आरव के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, और अगर आरव की ये गर्लफ्रेंड हुई थी खुद उसके लिए भी ठीक नहीं होगा। वो यही सब सोच रहा था कि तभी उसके कानों में मालिका की कड़क आवाज सुनाई पड़ती है, राजीव कौन है ये लड़की, इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता। राजीव डरते हुए बोलता है, बॉस अब मुझे नहीं पता। मालिका गुस्से से राजीव को घूरती है और कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता तो फिर किसे पता होना चाहिए। हाँ मुझे नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें रेसिग्न कर देना चाहिए।
शायद तुम मेरे साथ काम करके बोर हो गए हो। राजीव गिड़गिड़ाते हुए कहता है। नहीं नहीं बॉस, अब तो जानती है, मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। मैं तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। बॉस हो सकता है ये उसकी कोई दोस्त या पता नहीं। मैं तुरंत पता करता हूँ बॉस। मालिका कहती है उतरो। राजीव चौंकते हुए कहता है। बॉस प्लस मुझे एक मौका दीजिए। मलिका और ज्यादा गुस्से में बोलती है। मैंने कहा उतरो, सुनाई नहीं दिया। राजीव कहता है। जी जी बॉस। इतना बोल वो निराश होते हुए गाड़ी से उतर जाता है। मालिका अपने साइड के विंडो को नीचे कर राजीव से कहती है। अगले आधे घंटे में मुझे इस लड़की और आरव के बीच क्या है वो सब जानना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वापस ऑफिस में मत आना। इतना बोल वो शीशा ऊपर कर लेती है और गाड़ी वहां से चली जाती है। बेचारा राजीव वही खड़े होकर गाड़ी को जाते हुए देखता रह जाता है जब तक मालिका की कार दिखना बंद न जाता है। राजीव अपने पैर पताकते हुए कहता है। आखिरकार कौन है ये लड़की और क्या रिश्ता है आरव से। चिपक तो ऐसे रही थी जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड हो, पर मुझे नहीं लगता कि आरव जितना सीधा है वो कोई लड़की पटाएगा। तो फिर हाँ, पर ये हो सकता है कि ये लड़की आरव के क्यूटनेस और हॉटनेस पर फिदा हो और आरव से चिपक रही हो और भोला भाला सा आरव उसे मना भी कर पा रहा हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है। जल्दी से मुझे पता करके बॉस को रिपोर्ट करना होगा। इधर महाराजा होटल में आरव आज फिर लेट से पहुंचा था। जब वो इंटर करता है तो देखता है सब लोग इधर से उधर भाग रहे। सभी के चेहरों पर अड़स साफ नजर आ रहा था। वही मैनेजर सबको डांट फटकार रहा था कि तभी उसकी नजर आरव पर जाती है, जिसे लेट आते देख मैनेजर गुस्से से भड़क जाता है और आरव को गुस्से से घूरते हुए उस पर चिल्लाता है। आरव, यही नाम है न तुम्हारा? ये क्या वक्त है आने का? ये कोई तुम्हारा घर नहीं है और ना ही तुम यहाँ के कोई विप हो जो जब मन करे यहाँ आ जाते हो। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम यहाँ के सिर्फ एक दो कौड़ी के वेटर हो। आरव अपनी हिरन जैसी आंखें झुकाते हुए कहता है। सॉरी सर, ऐसा नहीं होगा। वो बहुत ट्रैफिक था। मैनेजर एक नजर आरव को ऊपर से नीचे तक इत्मीनान से घूरता है और फिर कहता है। ठीक है, जाओ काम में लग जाओ। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। आज शाम यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है। इतना बोल वो वहां से चला जाता है। उसके जाते हैं आरव का दोस्त सुरेश आरव के पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ अपने साथ लेकर चला जाता है और एक कोने में ले जाकर कहता है। तू नहीं सुधरेगा, आज फिर तू लेट आया। वो नाइट ड्यूटी छोड़ क्यों नहीं देता? नाइट ड्यूटी सुनकर वो मालिका के ख्यालों में चला जाता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। उसके दिमाग में कल रात की सारी बातें, सारी चीजें जो उसके और मलिका के बीच हुआ, वो सब उसे याद आने लगते। वो सब फिर से महसूस करने लगता है कि कैसे मालिका ने उसे किस किया था, कैसे वो उसके करीब थी, उसे प्यार कर रही थी, उसके हर एक बॉडी पार्ट को किस और बाइट कर रही थी। वो इतना खो गया था कि उसे होश ही नहीं रहता कि वो इस वक्त कहाँ है और किसके साथ है। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है और उसका शरीर अकसा जाता है। वही सुरेश को समझ नहीं आता कि आरव ऐसा क्यों कर रहा, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा और वो क्या करने की कोशिश कर रहा। उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। वो कसकर आरव के कंधे को पद हिलाता है और बोलता है। आरव, क्या हुआ? तू पागल हो गया है? ये क्या हरकत है? क्योंकि आरव इस वक्त सुरेश के बेहद करीब था। उसके होठ सुरेश के होठ के करीब थी और उसके हाथ इस वक्त सुरेश के सीने पर था और वो उसे दबाने की कोशिश कर रहा था। सुरेश के ऐसे हिलाने से आरव अपने होश में आता है और वो सामने श्योरश को देखता है और फिर अपने दोनों हाथों को, जिसके बाद वो झट से श्योरश से दूर होता है और अपने हाथों को पीछे कर कहता है। सॉरी सॉरी भाई, मैं अभी आता हूँ। इतना बोल वो वहां से 9-2-11 हो जाता है और जाकर बाथरूम में घुस जाता है। उसे ऐसे बिहेव करते देख सुरेश हैरान था। वो अपने मन में ही बोलता है, ये क्या हो गया है इसे? जब से उसके साथ वो कांड हुआ है तब से ये कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चुड़ैल बुधिया मैनेजर के वजह से इसे अब लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं रहा और अब उसे औरतों में नहीं बल्कि लड़मे में इंटरेस्ट हो गया हो और इसलिए वो आज मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, पर अगर ऐसा ही हुआ तो मैं क्या करूंगा? अगर उसे मुझ में इंटरेस्ट हुआ तो नहीं नहीं, मुझे उसे समझाना होगा। इतना बोल वो भी आरव के पीछे चला जाता है। इधर 2 लोग और थे जिन्होंने आरव के इस हरकत को अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 17। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। अब तक हमने देखा कि आरव सुरेश के साथ था और वो अपने ख्यालों में गुम हो जाता है।
उसे पता नहीं चलता कि वो इस वक्त कहाँ है और किसके साथ है। और वो कुछ ऐसा कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, और जिससे सुरेश को आरव पर शक हो जाता है, और उसे ऐसा लगता है कि आरव को अब लड़कों में इंटरेस्ट है। सुरेश सोचता है, अगर उसे मुझ में इंटरेस्ट हुआ तो नहीं नहीं, मुझे उसे समझाना होगा। इतना बोल वो भी आरव के पीछे चला जाता है। इधर 2 लोग और थे जिन्होंने आरव के इस हरकत को अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे। अब आगे वही सीढ़ी के ऊपर एक लड़की खड़ी थी, और अभी अभी जो आरव सुरेश के साथ करने की कोशिश कर रहा था, वो अपनी आंखें फाड़े देख रही थी, और वो बड़े ही धीरे धीरे खुद में ही बुदबुदाती, क्या ये जो अभी अभी मैंने देखा क्या वो सच था? क्या इस लड़के को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है? अगर ऐसा है तो कल शायद मैंने बेवजह ही इस पर चिल्ला दिया था। क्या ये मेरे काम आ सकता है? देखने में तो बहुत अच्छा है, एकदम सपनों के राजकुमार की तरह, क्यूट और हैंडसम। ये वेटर के ड्रेस में भी मस्त लग रहा। कल मैंने गुस्से में इस पर इतना ध्यान नहीं दिया था, पर अगले ही पल वो कहती ये क्या सोच रही हूं मैं? नो 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 वे। एक तो ये मेरे लेवल का नहीं है, दूसरा इसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं। तभी एक लड़का उसे पीछे से आवाज लगाता है, समा रुको तो मेरी बात सुनो। समा, इस लड़की का नाम समा चौहान है। ये वही लड़की है जिसे आरव ने कल सीढ़ियों से गिरने से बचाया था। जैसे ही समा अपना नाम सुनती है, वो तेजी दिखाते हुए होटल के बाहर की ओर बढ़ जाती है। पर वो जैसे ही अपनी कार के पास पहुंचती कि उससे पहले ही एक नौजवान लड़का जो करीब 25 साल का होगा, उसके हाथ को पकड़ पीछे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वो लड़की खुद को संभाल नहीं पाती और उस लड़के के बेहद करीब चली जाती है। उसका सर उस लड़के के सीने से टकरा जाता है। समा जल्दी से अपनी फुर्ती दिखाते हुए उस लड़के को धक्का देती है, और खुद को उससे थोड़ा दूर कर खड़ा हो जाती है। पर अभी भी उस लड़के ने उसके बाजू नहीं छोड़े थे। समा गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है, साहिल छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? क्या बदतमीजी है ये? साहिल कहता है, बदतमीजी मैं नहीं तुम कर रही हो। तुमने अभी अभी मुझ पर हाथ उठाया। क्यों? आखिरकार मैं तुम्हारा फियंसी हूँ। समा कहती है, नहीं हो तुम मेरे फियंसी। मैंने अभी तक इस बारे में हाँ नहीं कहा है। साहिल कहता है, तो क्या प्रॉब्लम है? हमारे पेरेंट्स चाहते हैं, वो खुश हैं, तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आखिरकार क्या कमी है? मुझे हैंडसम हूँ, लड़कियां मेरे बिस्तर पर आने के लिए मरती है, पैसों की कोई कमी नहीं है। समा खुद को शांत करने की कोशिश करती है, और सोचती है, इससे बहस करके कुछ नहीं होगा। इन जैसे लोगों के लिए लड़कियों को बस पैसा और अट्रैक्टिव बॉडी वाले लड़के चाहिए। मैं इससे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती, नहीं तो पापा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है, और वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, देखो साहिल ये सब तो ठीक है, पर प्यार का क्या? मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है, और मैं उससे दूर नहीं रह सकती। साहिल गुस्से से अपनी मुट्ठियों को कसते हुए कहता है, झूठ है ये, झूठ बोल रही हो ना तुम। कल तक तो कोई नहीं था, और अब अचानक से तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया। कौन है वो, और कोई है भी या नहीं? मैं कैसे भरोसा कर लूं? समा गुस्से में कहती है, साहिल छोड़ो मेरा हाथ, दर्द हो रहा। तुम्हें मिलना है ना? ठीक है मैं मिलवा दूंगी, पर एक शर्त पर कि उसके बाद तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। साहिल कहता है, कब मिलवा रही हो? स्मा कहती है, कल। अब छोड़ो मेरा हाथ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मैं हला करूंगी तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। छोड़ो। इतना बोल वो अपनी पूरी ताकत से उससे अपने हाथ छुड़ाती है, और तेज कदमों से अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। वही साहिल उसे जाते हुए देख रहा था। वो इस वक्त बहुत ही गुस्से में था। वो कहाँ समा के साथ टाइम स्पेंड करने आया था, और यहाँ समा उसे बस हाथ लगाने पर ही एक थप्पड़ जड़कर निकल गई थी। वो गुस्से में समा की कार को जाते हुए देखता है, और कहता है, समा सिंघानिया, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और कल देखता हूँ कौन है तुम्हारा सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड। इतना बोल वो भी अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। इधर मालिका के ऑफिस में मालिका एक लड़की को डांट रही थी। आज उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जब से उसने आरव को किसी और लड़की के साथ बाइक पर इतने करीब देखा था, उसका दिमाग खराब हो रहा था, और अभी तक रिजिव भी उस लड़की के बारे में पता करके नहीं लौटा था। वो अपने सामने खड़ी लड़की को देखती है जो अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी रो दे सकती है। मालिका अपने हाथों में लिए फाइल को उस लड़की की ओर फेंकते हुए कहती है, उठाओ इसे और अगले 2 घंटे में मेरे पास ये फाइल फिर से रेडी करके लेकर आओ। इस बार अगर कोई भी गलती हुई तो यहाँ से रेसिग्नेशन लेटर लेकर जाना। वो लड़की डरते हुए कहती है,
जी बॉस, और अपने कैप्टे हाथों से फाइल उठाकर वहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाती है। उसके आंखों में आंसू थे। बाहर एक लड़का और खड़ा था, अपनी फाइल लेकर। वो जैसे ही उस लड़की को रोते हुए बाहर आते देखता है, वो भी उसके पीछे पीछे चल देता है। वो हिम्मत नहीं करता कि वो अभी मालिका के केबिन में फाइल लेकर जाए। वो उस लड़की के पीछे जाते हुए पूछता है, अरे पायल क्या हुआ, रुक तो। क्या बॉस आज बहुत गुस्से में है? पायल बिना रुके कहती है, हाँ बहुत गुस्से में है। पता नहीं किसका गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। अब ये 1 हफ्ते पूरी मेहनत से बनाई फाइल को मुझे 2 घंटे में फिर से बनाना होगा। वो लड़का कहता है, आज राजीव सर भी नहीं है। जब तक वो नहीं आ जाते तक मैं भी नहीं जाऊंगा। इधर मलिका गुस्से में सिगरेट निकालकर पीने लगी थी। वो अपने दांत पीसते हुए कहती है, चेरी मैं चाहती हूँ कि मैं गलत निकलूं, मेरा शक गलत हो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। मैं ऐसी मौत दूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। मुझे धोखा बिल्कुल नहीं। कितने धोखे साहू अब मैं। तुमसे ये उम्मीद नहीं। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके केबिन का डोर फिर से नॉक होता है। वो एक नजर दरवाजे पर देखती है, जहां राजीव खड़ा था। मलिका गुस्से में कहती है, अंदर आओ। राजीव उसके आवाज में गुस्सा साफ साफ देख सकता था। वो धीरे से केबिन का डोर खोलकर अंदर आता है और मालिका के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। मालिका राजीव को देखती है। राजीव अपने हाथ बांधे बिना मालिका को बिना देखे बोलना स्टार्ट करता है, बॉस वो लड़की आरव के पड़ोस में रहती है और आरव से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है और वो अक्सर उसे कॉलेज छोड़ने जाया करता है। मालिका कहती है, अच्छा देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सिर्फ दोस्त है। राजीव अपनी टेढ़ी नजरों से मलिका को हल्का सा देखता है। दरअसल वो मालिका के एक्सप्रेशन को देखना चाहता था, पर मलिका इस वक्त गुस्से में थी, इसलिए वो उसे सीधे देखने की गुस्ताखी नहीं कर सकता था। वो देखता है, मालिका की आंखें इस वक्त लाल हो चुकी थी और वो गुस्से में जलती हुई सिगरेट को अपने हाथों से मसल रही थी। राजीव अपने मन में सोचता है, अगर इस वक्त वो लड़की बॉस के सामने होती तो नो डाउट की बॉस उसे भी ऐसे ही मसल रहे होते। पता नहीं बॉस अब आरव के साथ क्या करेगी। अगर सच में वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड निकली तब तो उसकी मौत तय है। उसे भगवान भी नहीं बचा सकते बॉस से। तभी उसके कानों में मालिका की आवाज सुनाई देती है, तुम भी तो वही थे। तुमने देखा था ना, क्या तुम्हें उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोस्त है? अब बेचारा राजीव, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मलिका के इस बात का क्या जवाब दे। वो सोच ही रहा था कि मलिका ने टेबल से पेपर बॉक्स नीचे फेंक देती है और वहां से खड़े होकर विंडो के पास चली जाती है और एक गहरी सांस लेकर कहती है, उस लड़की की तस्वीर मुझे सेंड कर दो और उस पर नजर रखो। इधर राजीव भी एक गहरी सांस लेता है और हाँ में अपना सर हिलाता है। मलिका कहती है, जाओ और मीटिंग की तैयारी करो। बी कंटिन्यू। क्या होगा आगे? अब क्या करेगी मालिका आरव के साथ? क्या रिया भी आरव के कारण अखतरे में आ जाएगी? और कौन है समा का बॉयफ्रेंड? कैसे करेगा आरव सुरेश के गलत फहमी को दूर? जानिए हमारे साथ। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 18। क्या आपका मुझसे मन भर गया है? अब तक हमने देखा कि मालिका आरव और रिया को देख बहुत गुस्से में रहती है और राजीव के मुंह से ये सुन कि वो दोनों दोस्त हैं, उसे यकीन नहीं होता, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। एक गहरी सांस लेकर कहती है, उस लड़की की तस्वीर मुझे सेंड कर दो और उस पर नजर रखो। इधर राजीव भी एक गहरी सांस लेता है और हाँ में अपना सर हिलाता है। मलिका कहती है, जाओ और मीटिंग की तैयारी करो। अब आगे? राजीव हाँ में सर हिलाता है और वहां से चला जाता है। इधर महाराजा होटल में आरव बाथरूम में खुद को डांट लगा रहा था कि अभी अभी वो क्या कर रहा था। सुरेश उसके बारे में क्या सोचेगा? आरव अपना पैर पटकता है और सोचने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो सुरेश को क्या एक्सप्लेन करेगा। कि तभी वहां सुरेश की आवाज आती है, आरव बाहर निकलो। जिसे सुन आरव धीरे से कहता है, क्या कहूंगा मैं, और गेट खोल बाहर निकल जाता है। बाहर सुरेश उसका इंतजार कर रहा था। उसके निकलते ही सुरेश उसे घूर कर देखता है। आरव उसे ऐसे घुने पर सकपका सा जाता है, पर फिर अपनी पूरी हिम्मत कर बोलता है, भाई सॉरी, आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मुझे लगता है मैं जागते जगते सपना देखने लगा हूँ। मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। इतना बोल वो वहां से 9-2-11 हो जाता है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। सुरेश आरव के ऐसे करने से अपना पेट पकड़ हंसने लगता है और बोलता है, ठीक है भाई, अब तो ऐसे शर्मा मत, माफ किया मैंने। इतना बोल वो भी उसके पीछे दौड़ जाता है। इधर रजवंश विला में ममता जी सीढ़ियों से उतर रही थी।
कि तभी उनकी नजर हॉल में बैठे राहुल पर जाती है, जो आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। वही उसके बगल में आलिया भी बैठी हुई थी। ममता जी टोंट कसते हुए कहती है, दामाद जी कैसे हैं आप? आपके खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं हो रही है ना? उनकी आवाज सुन राहुल और आलिया दोनों ही सिद्धियों की तरफ अपनी नजरें करते हैं। वे दोनों कुछ समझ नहीं पाते कि वो क्या रिएक्शन दे, क्योंकि ममता के फेस से कुछ क्लियर नहीं हो रहा था कि वो गुस्से में है या खुश है। ममता उसी तरह सीढ़ियों से उतर उनके पास आती है और आलिया के पास जाकर कहती है, मैंने तुम्हारा टिकट करवा दिया है, अब तू अमेरिका जाएगी बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडी के लिए। आलिया कहती है, नहीं माँ, मुझे नहीं जाना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ममता कहती है, मुझे या फिर इसको, जो किसी काम का नहीं है, जिसे आज तक इसकी खुद की बीवी ने इसे खुद को हाथ भी न लगाने दिया हो, उसके लिए मेरी बेटी पागल है। उनकी बात सुन राहुल अपने सिर से खड़ा हो जाता है और उन्हें घूरते हुए कहता है, सासू माँ, आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रही। शायद आप भूल रही हैं कि मैं कौन हूँ और आप कौन है। मैं राहुल भाजपाई हूँ। मेरा एक नाम है, रुतवा है। पर आप कौन है? आपका क्या रुतवा है? यही कि आप मेरी बीवी की एक स्टेप मॉम है। लोग आपको सिर्फ इसलिए पहचानते हैं क्योंकि आप मेरी वाइफ की माँ है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप नहीं होती तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं मालिका के साथ आज खुश होता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये सब बस आपके ही कारण हुआ है। अपनी माँ की बेइज्जती होते देख आलिया भी अपने सिर से खड़ी हो जाती है और राहुल को गुस्से से घूरते हुए कहती है, राहुल क्या बोल रहे हो तुम? ये मेरी माँ है, तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। राहुल भी आलिया के तरफ देखकर कहता है, वाह वाह, अभी जब तुम्हारी माँ मेरी बेइज्जती कर रही थी तब तो तुम्हारा मुंह नहीं खुला, और मैंने तो ऐसा गलत कुछ बोला भी नहीं। मैंने वही कहा जो सच है। ममता जी को भी अब बहुत गुस्सा आता है और वो भी अपने दांत पीसते हुए कहती है, हाँ तो मैंने कौन सी गलत बात कह डाली? मैंने भी वही कहा है जो सच है। मुझे तो लगता है मालिका को पता चल गया है कि तुम उसके लायक नहीं हो। आखिरकार मालिका की कंपनी तुम्हारी सो कॉल्ड कंपनी से आगे बढ़ गई है और तुम बस यहाँ बैठकर रोटियां तोड़ रहे हो और मेरी बेटी का फायदा उठा रहे हो, और तो कुछ काम कर नहीं रहे हो। अपनी बीवी को छोड़ मेरी बेटी को मां बनाने पर तुले हो। राहुल कहता है, मैं नहीं गया था आपकी बेटी के पास। आप ही थी वो जो अपनी बेटी को मेरे करीब करना चाहती थी, और आपकी बेटी ही मेरे करीब आई है। तो अब क्या हो गया? इतना बोल दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूरते हैं। बात को बिगड़ते देख आलिया जोर से चिढ़ती है और कहती है, बस करो आप लोग, ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह डरना बंद करो। आप लोग इस वक्त कहाँ हो ये भी भूल गए। उसकी बात सुन एक पल को वहां सन्नाटा सा पसर जाता है। उन्हें होश आता है कि वे सब इस वक्त हॉल में थे और उनकी बात कोई भी सुन सकता था। घर में बहुत सारे नौकर थे जो हो सकता है उनकी बात मालिका को बता दे। वे सब अपने आसपास देख तसली करने लगते हैं। तभी आलिया वहां से गुस्से में अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। उसे जाता देख ममता भी उसके पीछे पीछे जाती है और राहुल को गुस्से में बोलती है, ऊपर आओ जरूरी काम है। इतना बोल वो अपना मुंह ऐंठ कर वहां से चली जाती है। राहुल भी मुंह बनाते हुए सोचता है ये माँ बेटी, और वो भी उनके पीछे चल देता है। इधर मालिका के कंपनी में मालिका लैपटॉप में एक वीडियो देख रही थी और साथ ही एक फाइल भी। तभी वो वीडियो को जूम करती है और उसे देख उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो बाहर खड़े राजीव को आवाज लगती है, जिससे राजीव तुरंत ही केबिन के अंदर आता है और मालिका के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। मालिका उसे कहती है, वहां क्यों खड़े हो, इधर आओ, देखो यहाँ। ये कहकर वो लैपटॉप की स्क्रीन राजीव की तरफ घुमाती है। राजीव उस पर चल रही वीडियो को ध्यान से देखता है। उसमें सिर्फ दवाइयों से भरे ट्रक और उसे ले जाते हुए ड्राइवर दिख रहे थे। उसे समझ नहीं आता कि मालिका उसे ये क्यों दिखा रही है। वो मालिका की तरफ सवालिया नजरों से देखता है। तभी मालिका कहती है, इसे ध्यान से देखो, ये जो ड्राइवर है। वो स्क्रीन पर एक ड्राइवर की ओर इशारा करते हुए कहती है, इसने जहां जहां भी सप्लाई दिया है वहां वहां से कंप्लेन आई है। देखो ये रिकॉर्ड। मालिका राजीव को फाइल में लिखे रिकॉर्ड को दिखाते हुए कहती है। राजीव भी ये देख शौक था। तभी मालिका कहती है, ये ड्राइवर अभी जहां भी है उसे पकड़ लो और फार्म हाउस वाले बेसमेंट में बंद कर दो। और हाँ ध्यान से, अगर इससे ऐसा करवाने वाले को पता चलेगा तो इसे मारने की पूरी कोशिश करेंगे। राजीव कहता है, जी बॉस, आप बेफिक्र रहिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मालिका हाँ में सर हिलाती है और वापस अपनी काम में लग जाती है।
पर राजीव वही खड़ा रहता है। मलिका को जब एहसास होता है तो वो राजीव की ओर सवालिया नजरों से देखती है कि तभी राजीव कहता है, बॉस आज आपको एक पार्टी में जाना है। मालिका कहती है, किसकी पार्टी और कहाँ? राजीव कहता है, बॉस मिसेस शेखावत ने आपको इनविटेशन भेजा था, आप भूल गई। हमारे ही महाराजा होटल में पार्टी है। मालिका कुछ सोचते हुए कहती है, पर वहां तो आरव होगा और अगर उसने हमें देखा तो? राजीव कहता है, बॉस वही तो प्रॉब्लम है। पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो बोलता है, बॉस मैंने पता किया था, वहां सभी गेस्ट को मास्क में इंटर मिलेगी, यानी मास्क पार्टी है। तो हम भी वहां दूसरा मास्क पहनकर इंटर करेंगे, तो वो हमें नहीं पहचान पाएगा और हम वैसे भी वहां ज्यादा देर नहीं रुकने वाले। मालिका कुछ सोचती है और फिर राजीव से कुछ कहती है। राजीव कहता है, ठीक है बॉस, आपका काम हो जाएगा। मालिका हाँ में सर हिलाती है और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा जाती है। इसी तरह शाम हो जाती है। शाम का वक्त आरव और बाकी के सारे लोग आज पार्टी की तैयारियों में जुटे हुए थे। आरव मन ही मन में सोच रहा था कि आज वो मालिका के पास कैसे जाएगा, कि तभी उसके पास एक वेटर आता है जो उसी के साथ काम करता था। वो आकर कहता है, अरे भाई आरव, तुम्हें किसी ने बाहर बुलाया है। आरव कहता है, कौन, क्या काम है? वो वेटर कहता है, मुझे नहीं पता, पर वो काले कपड़े पहने हुए हैं और उसके चेहरे पर एक मास्क भी है। आरव उसकी बात सुन समझ जाता है कि ये पक्का उसके बॉस का आदमी है। वो उस वेटर को हाँ में सर हिलाता है, जिसके बाद वो वेटर वहां से चला जाता है। आरव अपने ही सोच में गुनम वहां से बाहर की ओर बढ़ने लगता है। वो बस यही सोच रहा था कि वो उस गार्ड से क्या कहेगा और क्या वो मानेगा, और अगर न मना तो वो क्या करेगा। उसे डर भी लग रहा था कि अगर वो यहां से चला गया तो कहीं ऐसा न हो कि मैनेजर उसे जॉब से निकाल दे। यही सब उधेड़-बुन में उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब बाहर आ गया। उसके आते ही वो गार्ड कहता है, चलो जल्दी आकर गाड़ी में बैठो। आरव अपने होश में आता है और कहता है, सर वो आज मैं नहीं जा सकता, आज मेरी छुट्टी नहीं है, यहाँ एक पार्टी है, तो आज नहीं जा सकता, बॉस को बता देना। उसकी बात सुन वो गार्ड कहता है, बॉस ने कहा है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जॉब नहीं जाएगा, वो सब संभाल लेगी, अब जल्दी करो। इतना बोल वो आरव के आंखों में काली पट्टी बांध देता है। आरव चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में गाड़ी की रुकने का एहसास उसे होता है, पर पहले की तरह उसे कमरे में ले जाकर नहीं छोड़ा गया था। उसे इस बार पहले दिन की तरह कुर्सी पर बंद कर रखा गया था। आरव अपने हाथ पैर चलाने की कोशिश करता है और चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो, मुझे बांधा क्यों है? बॉस बॉस आप कहाँ हो? मैंने क्या किया है? प्लीज मुझे जाने दो। क्या मुझसे कोई गलती हुई है या फिर आपका मुझसे मन भर गया है? वो बोलते बोलते थक जाता है, पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। वो निराश हो जाता है और अपने मन में ही सोचने लगता है, क्या बॉस प्रेग्नेंट हो गई और इसलिए अब वो मुझे मारना चाहती है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। उसने कहा था कि वो ऐसा होने पर मुझे छोड़ देगी और बहुत सारे पैसे भी देंगी। तो फिर मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है? कहीं कल के वजह से तो नहीं? नहीं कल तो वो मुझसे बहुत प्यार कर रही थी। इधर पार्टी हॉल में मालिका मिसेस शेखावत से बात कर रही थी कि तभी वहां पर राजीव आता है। मालिका राजीव को देख मिसेस शेखावत को एक्सक्यूज करती है और राजीव और मुड़ जाती है। राजीव कहता है, बॉस आपने जैसा कहा था हो गया है। मलिका हाँ में सर हिलाती है और वापस से मिसेस शेखावत की ओर मुड़ जाती है। मिसेस शेखावत मालिका की तरफ देखकर कहती है, मालिका जी कोई बात है? मलिका कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वहां मिस्टर शेखावत आ जाते हैं और मलिका को ग्रिट करते हुए कहते हैं, मिस मालिका आप यहाँ आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मलिका कहती है, मुझे तो यहाँ आना ही था, आप हमारे खास लोगों में से एक है। इसी तरह 2 घंटे बीत गए। इधर आरव रह रह कर चिल्लाता और जब कोई उसका जवाब नहीं देता तो वो फिर से चुप हो जाता और अब तो उसे प्यास भी लग रही थी। बी काउंटिन्यू। आपको क्या लगता है, क्या आरव की ऐसी हालत मलिका ने ही करवाया है या फिर कोई और है? अगर हाँ तो कौन? क्या ममता, आलिया और राहुल मलिका के लिए यह प्लान बना रहे हैं और मलिका कैसे बच पाएगी इससे? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 19, यू आर माई मैन। अब तक हमने देखा कि मालिका पार्टी में जाती है और इधर आरव को किसी ने एक चेयर से बांधकर रखा हुआ था। वो बार बार खुद को छोड़ने के लिए चिल्लाता है, पर कोई भी उसका रिप्लाई नहीं देता। करीब 2 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। इधर आरव रह रह कर चिल्लाता और जब कोई उसका जवाब नहीं देता तो वो फिर से चुप हो जाता
और अब तो उसे प्यास भी लग रही थी। अब आगे। तभी उसके कानों में दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है, और साथ ही किसी के कदमों की भी जो उसी की ओर बढ़ रही थी। आरव एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, कौन है? बॉस बॉस, क्या आप हो? मुझे यहाँ बांधकर क्यों रखा है? तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके बेहद करीब खड़ा है। वो उस स्मेल को पहचानता था। ये स्मेल किसी और की नहीं, मालिका की ही थी। न जाने क्यों उसे जब ये एहसास होता है कि मालिका उसके पास ही है, उसके अंदर एक ताकत सी आ जाती है। उसके चेहरा जो अब तक लटका हुआ था, परेशान था, वो अब खिल गया था। उसमें एक चमक आ जाती है और वो खुश होते हुए बोलता है, बॉस ये आप ही हो ना? मैं जानता हूँ। प्लस मेरी रसिया खोल दो, मुझे प्यास भी लगी है। वो ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी उसे अपने होठों पर किसी के फिंगर महसूस होते हैं, जिससे उसके अंदर एक करंट दौड़ने लगता है। वो अपने मुंह को खोल देता है, जिससे उसके होठों पर फिर रहे फिंगर उसके मुंह में चला जाता है, और उसके जाते ही आरव उसे सक करने लगता है। उसके ऐसे सक करने से मालिका के पूरे शरीर में एक झंझनाहट सी होने लगती है। उसके अरमान जागने लगते हैं। वो झट से अपने फिंगर को पीछे खींचती है और एक स्माइल के साथ कहती है, प्यास लगी है चेरी। इतना बोल वो उसके आंखों के पट्टी को खोल देती है। पट्टी खुलते ही आरव अपने सामने देखता है जहां मालिका अपने ही अंदाज में खड़ी थी। आरव उसे देख खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, बॉस। पर अगले ही पल न जाने उसे क्या होता है, उसका चेहरा मुरझा सा जाता है और वो नीचे देखने लगता है। मालिका के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। वो अपने कोट से एक खंजर निकालती है और उससे आरव के हाथ पैर में बंधे रस्सियों को काट देती है और सामने लगे सोफे पर जाकर बैठ जाती है। आरव अपनी नजरें ऊपर मालिका को देखता है, जहां कोई भी भाव नहीं थे। आरव डरते हुए बोलता है, बॉस, क्या आप मुझसे नाराज है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? मालिका बिना किसी भाव के आरव को घूरती है और फिर अपनी आंखों को बंद कर अपना सर सोफे पर टिकाते हुए कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है चेरी कि तुमसे कोई गलती हुई है? क्या तुमने कोई गलती किया है? आरव कहता है, बॉस मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या गलती हुई है और आप मुझसे गुस्सा क्यों है? मालिका अपनी आंखें खोलती है और उसे अपने पास आने का इशारा करती है। आरव इशारा पाकर चेयर से उठता है और मालिका के बगल में जाकर बैठ जाता है। उसके बैठते ही मालिका उसके ऊपर झुक जाती है और झट से उसके गोद में जाकर बैठा जाती है। आरव मालिका के अचानक ऐसे करने से चौंक जाता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। मालिका बहुत ही इंटेंस पोजीशन में आरव के गोद में बैठी हुई थी। मालिका का एक हाथ आरव के गले में थी और उसके दूसरे हाथ में नाइफ। मालिका आरव के फेस पर नाइफ को घुमाते हुए पूछती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है चेरी कि मैं तुमसे गुस्सा हूं? बताओ। मालिका के ऐसे करने से आरव को बहुत घबराहट होती है, पर मालिका के ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस नाइफ को आरव के माथे से लेकर सीने तक बड़े ही इत्मीनान से फेरा रही होती है और फिर अचानक ही उसके नेक के पास रखते हुए बोलती है, चेरी स्पिकना, क्या तुमने ऐसी कोई गलती की है जिससे मुझे गुस्सा आना चाहिए? मालिका जब ये बोल रही थी, उस वक्त उसके दिमाग में बस वही सीन चल रहा था कि कैसे आरव और रिया दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और किस तरह रिया ने आरव के गालों को छुआ था। आरव हकलाते हुए कहता है, नहीं नहीं बॉस, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस वक्त उसे मालिका से अड़ लग रहा था। वो डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है, मुझे यहाँ बांध कर रखा था ना, बस इसीलिए पूछा मैंने। बॉस मुझे अड़ लग रहा, प्लस इसे हटा लो। मालिका डेविल स्माइल करते हुए कहती है, अच्छा अड़ लग रहा है चेरी। आरव हाँ में अपना सर हिलाता है तो मालिका नाइफ को उसके गाल पर रखते हुए कहती है, इट्स नॉट गुड चेरी, यू आर माई मैन। और तुम डर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। तुम्हें ऐसे नहीं डरना चाहिए। अगर ये किसी को पता चलेगा तो क्या होगा? क्या कहेंगे सब मेरे बारे में? हाँ, तुम्हारा अड़ तो अब निकालना होगा है ना चेरी, क्योंकि मुझे अपने आसपास ऐसे डरने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आरव कुछ बोलने को होता ही है कि मालिका अपने होठ आरव के होठों पर रख देती है और उसके होठों को किस के साथ साथ बिते भी करने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे कोई पनिशमेंट दे रही हो। आरव अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके अंदर एक हलचल होने लगती है, पर वही उसके होठों में दर्द भी हो रहा था। आरव की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी आंखें खोले। वही मालिका उसके होठों को बेतहासा बाइट किए जा रही थी। करीब 15 मिनट हो चुके थे। अब आरव को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और उसके होठों से ब्लड निकल रहा था, पर मलिका पर इसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो बस अपना गुस्सा निकाल रही थी। तभी मालिका का फोन रिंग होने लगता है
जिससे मालिका अपने होश में आती है और एक नजर आरव को देखती है, जो अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए था। उसका पूरा फेस रेड हो चुका था। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें खिंच चुकी थी। मालिका बिना किसी भाव के आरव के होठों को छोड़ देती है, जहां से अब ब्लड आ रहा होता है। पर न जाने क्यों मालिका को आज कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो झट से आरव के गोद से उठती है और कमरे के बीचों बीच लगे बेड पर से अपना फोन उठाती है और बिना आरव को देखे बालकनी की ओर बढ़ जाती है। इधर आरव धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो उसे मालिका कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो अपने होठों को फिंगर से टच करता है। उसके होठों से ब्लड निकल रहा था। उसके होठ सूज भी चुके थे। वो अपने मन में ही बोलता है, आखिरकार मैंने ऐसा क्या किया है जिससे बॉस मुझसे नाराज है। क्या कहीं वो सच में तो नहीं वो आज मुझे मार देंगी। पर अगर मैं मर गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। नहीं नहीं, ये सब तो फिल्मों में होता है। असल जिंदगी में कोई किसी को ऐसे नहीं मार सकता। हाँ, वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी मालिका बालकनी से अंदर आती है और आरव को धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए देखती है और वो कहती है, चेरी तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही डरते हो। इतना बोल वो उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है और उसे दबाते हुए कहती है, चलो आज मैं तुम्हारे अंदर से अरग को भगाती हूँ। इतना बोल वो वापस से आरव के एंखों पर पट्टी बांधने लगती है। आरव उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और बोलता है, बॉस मुझे नहीं जाना। प्लस मालिका आरव को अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से घूरती है, जिससे आरव मालिका के हाथ को छोड़ देता है। मालिका के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो उसके आंखों में पट्टी बांधते हुए कहती है, चेरी दोबारा कभी भी ऐसे मेरे हाथ रोकने की कोशिश मत करना। ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। नॉव गेट अप। चलो मेरे साथ। इतना बोल वो आरव का हाथ पकड़ लेती है। आरव को आज न जाने क्यों मालिका से अड़ लग रहा था। न चाहते हुए भी वो खड़ा हो जाता है और मालिका के हाथ को कसकर पकड़ लेता है, जैसे एक बच्चा अड़ से अपनी मां के हाथ को कसकर थाम लेता है। ठीक उसी तरह आरव भी अड़ से मालिका के हाथ को कसकर पकड़ उसके पीछे पीछे चलने लगता है। बी काउंटिन्यू। आखिरकार कहाँ लेकर जा रही थी मालिका आरव को। कहीं मालिका समय तो नहीं आरव को कोई नुकसान पहुंचाने वाली थी। जानिए हमारे साथ। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 20। तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। ऐसे कैसे मार सकती हो किसी को। अब तक हमने देखा कि मालिका आरव के आंखों में वापस पट्टी बांध देती है और कहती है, नॉव गेट अप। चलो मेरे साथ। इतना बोल वो आरव का हाथ पकड़ लेती है। आरव को आज न जाने क्यों मालिका से अड़ लग रहा था। न चाहते हुए भी वो खड़ा हो जाता है और मालिका के हाथ को कसकर पकड़ लेता है, जैसे एक बच्चा अड़ से अपनी मां के हाथ को कसकर थाम लेता है। ठीक उसी तरह आरव भी अड़ से मालिका के हाथ को कसकर पकड़ उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अब आगे चलते चलते उसे एहसास होता है कि वो सीढ़ियां उतर रहा है। वो डर जाता है और मालिका का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहता है, बॉस बॉस हम कहाँ जा रहे। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मालिका कहती है, अपनी आंखें अच्छे से खोलो ना, दिखेगा। आरव कहता है, पर मेरी आंखों पर पट्टी है ना। मालिका थोड़ा गुस्से में कहती है, एग्जैक्टली पट्टी है तो कैसे दिखेगा उल्लू। आरव कहता है, बॉस मेरी पट्टी खोल दो न, मैं गिर गया तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मालिका गुस्से में उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, अगर एक वर्ड और अपने मुंह से निकाला तो फिर मैं तुम्हें यहीं से धक्का दे दूंगी। आरव अपने मुंह पर जल्दी से उंगली रखते हुए कहता है, हु, जैसे वो इशारा कर रहा हो कि अब वो कुछ नहीं बोलेगा। मालिका के चेहरे पर उसे ऐसे करते देख एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। जैसे जैसे वे नीचे उतर रहे थे, वहां कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। वहां हर जगह रेड लाइट जल रहा था, जिस वजह से वो जगह बिल्कुल लाल दिख रही थी। वहां की हर एक चीज लाल लग रही थी, जो उस जगह को डरावनी लुक दे रही थी। वही आरव उन आवाजों को सुनने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसे अंदर से बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। ये आवाजें उसे डरा रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि जो आवाज उसे सुनाई दे रही है, वो किसी के चीखने चिल्लाने की है। वो मालिका से कुछ पूछना चाह रहा था, पर वो कुछ पूछ नहीं पा रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ ही देर में वो आवाज बच जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज उसे ठीक उसके सामने कुछ कदमों की दूरी से ही आ रही है। अब उससे रहा नहीं जाता। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि वो बोल बैठता है, बॉस ये किसकी चीखें हैं। क्या हो रहा है यहाँ मैं। इतना बोल वो अपने आंखों की पट्टी खोल देता है तो देखता है ठीक उसके सामने एक 40 साल का आदमी जमीन पर लेटा हुआ था। उसके पूरे बॉडी से खून रीस रहा था। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा हो। आरव ये देख घबरा जाता है
और अपनी आंखें बंद कर 2 कदम पीछे खिसक जाता है। पर तभी वो मालिका से टकरा जाता है, जो ठीक उसके पीछे ही खड़ी थी। आरव लड़खड़ा जाता है और जैसे ही गिरने को होता है कि मालिका उसके कमर से पकड़ उसे थाम लेती है। आरव अभी भी अपनी आंखें बंद किया हुए था। वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां आसपास कुछ बॉडी बिल्डर जैसे लोग खड़े थे, जो चुपके चुपके मालिका को अचरज भरी नजरों से देख रहे थे। शायद उन लोगों ने पहली बार अपने बॉस को किसी लड़के के इतने करीब देखा था, और वो भी उसे अपने बाहों में थामे हुए। मालिका एक पल को तो आरव के चेहरे में खो सी जाती है, पर अगले ही पल वो वापस अपने अंदाज में आते हुए कड़क आवाज में कहती है, क्या कर रहे हो तुम चेरी? सही से खड़े हो, नहीं तो मैं तुम्हें गिरा दूंगी। मालिका की आवाज सुन आरव घबराते हुए अपनी आंखें खोलता है और अपना बैक उस आदमी की तरफ करके खड़ा हो जाता है। मालिका उसका हाथ पकड़ उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाती है और 2 से 4 कदम चलकर उसे एक सोफे पर धक्का देते हुए बैठा देती है। तभी वहां राजीव आता है और मालिका के कान के पास जाकर कहता है, बॉस आप इसे यहां लेकर क्यों आई हैं? अगर इसने कुछ किसी को बोल दिया तो? इतना बोल वो 2 कदम पीछे हट जाता है। मालिका उसे घूर कर देखती है और गुस्से में बोलती है, तो क्या अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? या फिर तुम में इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम मुझसे सवाल करो? राजीव का मुंह लटक जाता है और वो अपने गर्दन को नीचे कर कहता है, सॉरी बॉस। इतना बोल वो आरव के पीछे कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही मालिका वहां से हटने को होती है कि आरव मालिका हाथ पकड़ कर बोलता है, बॉस ये सब क्या है? मुझे अड़ल लग रहा, वो आदमी मर जाएगा, प्लस मुझे यहां से जाना है, और उस आदमी को भी ले चलो हॉस्पिटल में, उसे इलाज की जरूरत है। आरव एक सांस में सब कुछ बोल देता है। मालिका एक नजर आरव के डर से भरे चेहरे को देखती है और उससे अपना हाथ छोड़ाते हुए ठीक उसके पीछे चली जाती है और उसके दोनों कंधों पर अपने हाथ रख उसे दबाते हुए कहती है, चेरी ऐसे कैसे तुम यहां से जा सकते हो? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे अंदर से डर भगाना चाहती हूँ। आरव कहता है, मैं नहीं डरता, प्लस चलो। मालिका एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, वो तो आज प्रूव हो जाएगा चेरी। आरव अपने गर्दन नीचे किए हुए बैठा था। उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने नजरों को उठाकर सामने उस आदमी को देखे जो बुरी तरह खून से लथपथ था। मालिका आरव के फेस को पीछे से पकड़ती है और उसे ऊपर करते हुए कहती है, सामने देखो चेरी, मुझे अब और गुस्सा मत दिलाओ। और उसका फेस ऊपर उठाते हुए वो अधमरा आदमी के पीछे खड़े इंसान को आंखों से कुछ इशारा करती है, जिसे देख वो समझ जाता है और वो उस आदमी के करीब जाकर उसके चेहरे को ऊपर मालिका की ओर करता है और उससे पूछता है, बताओ किसके कहने पर किया ये सब? ये सवाल सुन वो आदमी अपनी पूरी ताकत एकत्र कर सामने की ओर देखता है, जहां मालिका खड़ी उसे देख रही थी। उस आदमी के मुंह से निकलता है, बॉस, बॉस मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, ऐसी गलती नहीं होगी। मालिका गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है, कौन है वो? इस वक्त वो सच में किसी बेरहम दुनिया की मालिका लग रही थी। उसकी नीली आंखें और उसमें से निकलता ऑरा किसी को भी डरा देने वाली थी। वो आदमी डर से कांपने लगता है और बोलता है, बॉस वो आलोक सर ने, मुझे माफ कर दीजिए बॉस, मैं पैसों की लालच में आ गया था। वो मालिका के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगता है। मालिका अपने मन में कहती है, मुझे पता था, बहुत माफ कर दिया तुम्हें आलोक। इतना बोल वो अपना हाथ आगे करती है। उसके ऐसा करने पर वहां कुछ दूर पर खड़ा एक आदमी जो काले कपड़े पहने हुए उन्हीं बॉडी बिल्डर जैसे दिखने वाले आदमियों में से एक था, वो जल्दी से आगे आता है और मालिका के हाथ में एक गन रख देता है। मालिका उस गन से खेलते हुए कहती है, धोखा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और उसकी सिर्फ सजा होती है। इतना बोल वो आरव की ओर झुकती है और उसके कान के पास जाकर कहती है, चेरी देखो इसने मुझे धोखा दिया है, अब क्या मुझे उसे माफ करना चाहिए? मालिका जब ये बोल रही थी तो उसके होठ आरव के कानों से टच हो रहा था, पर आरव को इस वक्त कुछ भी फील नहीं हो रहा था। उसे बस कैसे भी वहां से निकलना था। उससे उस आदमी का दर्द देखा नहीं जा रहा था। वो हकलाते हुए बोलता है, बॉस इसे माफ कर दीजिए, इसे ऐसे भी बहुत चोट आई है। मालिका कहती है, ऑफ हो चेरी, धोखेबाजों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनके जैसे और भी कई लोग धोखा देने के बारे में सोचेंगे। इतना बोल वो गन आरव के हाथ में रख देती है और कहती है, शूट करो चेरी। आरव उस गन को फेंकने को होता ही है कि मालिका उस गन को पकड़ लेती है और गुस्से में आरव को घूरते हुए कहती है, हाथ से गन गिरनी नहीं चाहिए। ये पहली बार था जब आरव मालिका को इतने गुस्से में और उसका इतना भयानक रूप देखा था। वो डरते हुए बोलता है,
नहीं प्लस मुझे जाने दीजिए प्लस बॉस। मालिका उसका हाथ पकड़ती है और फिर उसके हाथ में गन को थमाते हुए अपने हाथ उसके हाथ पर कसते हुए गन को खून से लथपथ आदमी की ओर करते हुए कहती है, चेरी यू आर माई मैन। तुम्हें ऐसे नहीं डरना चाहिए। सामने देखो पर आरव अपनी आंखें बंद किए गर्दन नीचे झुकाए हुए था। मालिका गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, सामने देखो। जिससे आरव के न चाहते हुए भी उसकी नजर सामने पड़े आदमी पर चली जाती है। उस पे जैसे ही आरव की नजर जाती है, मालिका गन के ट्रिगर को दबा देती है, जिससे गोली सीधे उस आदमी के सर के बीचों बीच जाकर लगती है। जिसे देख आरव की एक चीख निकल जाती है और वो गन को छोड़ अपने फेस को दोनों हाथों से कवर कर चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं, ये सही नहीं है। एक पल को तो मलिका आरव की ऐसी हालत देख घबरा जाती है, पर अगले ही पल वो आरव के आंखों पर काली पट्टी बांध देती है। आरव के आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वो काफी डर गया था। वो बस यही बड़बड़ाए जा रहा था, नहीं नहीं मैंने नहीं मारा। वो इस वक्त अपने होश में नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई सदमा लगा हो। प्लस मुझे यहां से ले चलो। प्लस मर गया वो। मालिका उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए कहती है, हाँ मर गया चेरी, अब चलो। आरव कहता है, नहीं मैंने नहीं किया ये। तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। ऐसे कैसे मार सकती हो किसी को। मलिका कहती है, फिर से देखना चाहते हो। आरव नाम में सर हिलाता है तो मालिका उसका हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाने लगती है और राजीव को कहती है, साफ कर दो सब। उसके जाते ही राजीव वहां खड़े लोगों को सब साफ करने बोल वो भी निकल जाता है। वहां खड़े सभी आदमी अभी अभी उन्होंने क्या देखा, इस पर भरोसा करने के लिए एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके बॉस के साथ एक लड़का था जिसे वो अपना आदमी बता रही थी। और वो इतना डरपोक है। कैसे पसंद आ गया था उनके बॉस को। उन्हें ये सोच हैरानी हो रही थी। बी काउंटिन्यू। क्या लगता है आपको, क्या होगा अब? क्या आरव कभी इस सदमे से उभर पाएगा और मालिका को माफ करेगा? क्यों किया मालिका ने आरव के साथ ऐसा? क्या चाहती है वो? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे अब अगली वीडियो में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके लिए एक बेहतर कहानी अपलोड की जा सके। दोस्तों अब अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद। दोस्तों टेलीग्राम पर मेरा चैनल है AS नोवेल स्टोरी, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी।